नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया में। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस संस्थान के 365 सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने साइंस टेक का टॉपिक शुरू किया था। आज हम उसी साइंस टेक के अगले चैप्टर यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पिछले एक वर्ष में हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या क्या योगदान, कौन कौन सी योजनाएं चली हैं और इसके अलावा कौन कौन से स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किए गए। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मित्रों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी का चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में क्यों सुर्खियों में रहा, क्या है चंद्रयान 3, जरा इसको देखते हैं। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया यानी अंतरिक्ष में भेजा गया। प्रक्षेपण यान किससे भेजा गया था, जरा इसे देखें। ये भेजा गया था जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल से यानी भूतुल्यिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसमें शामिल क्या थे, लैंडर मॉड्यूल शामिल था, प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी PM शामिल था और एक क्या शामिल था, रोवर शामिल थे। यानी ये स्वदेशी पेलोड्स थे जो इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे क्या है, इसका उद्देश्य क्या था इसे लॉन्च करने का, जरा इसे देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस मिशन। तो सबसे पहले है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। ठीक है, दूसरी बात चंद्रमा पर रोवर के संचालन की क्षमता को प्रदर्शन करना और तीसरा चंद्रमा पर इन सीटो यानी स्वस्थानीय वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक होप प्रयोग को संपन्न किया और इस प्रयोग के दौरान कमांड देने पर लैंडर का इंजन शुरू हो गया और लैंडर चंद्रमा की सतह पर की अपेक्षा अनुरूप 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और सुरक्षित रूप से फिर से लैंड हो गया। बात समझे, यहाँ ये सॉफ्ट लैंडिंग थी चंद्रयान की विक्रम लैंडर के द्वारा। ठीक है, लैंडर पेलोड में क्या था, रंभा LP लेंग्यूम प्रो, यह सतह के निकट प्लाज्मा यानी आयन और इलेक्ट्रॉन के घनत्व के समय के साथ इनमें परिवर्तन को नापेगा। ठीक है, दूसरा कास्टी चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये क्या करेगा, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। तीसरा इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक इक्विटी, यह लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीय स्थिति को मापेगा और चंद्रमा में प्रकट होकर क्रस्ट के मेंटल की संरचना का चित्रण करेगा। इसके अलावा रोवर पेलोड क्या था, एपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मृदा और चट्टानों के तात्विक संरचना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन आदि का पता लगाएगा। एपेक्सिस यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रम, लिप्स यानी लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यह चंद्रमा की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का पता लगाएगा और इससे चंद्रमा की सतह के बारे में हमारी समझ को भी और अधिक बढ़ने में मदद मिलेगी। आगे क्या है, आगे दिया गया है आपका प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड यानी सेप, क्या है, स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इसमें क्या होगा, यह प्रायोगिक पेलोड निकट अवरक्त यानी NIR नियर इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य रेंज, जिनकी तरंगदैर्घ्य कितनी है 1 से लेकर 1.7 माइक्रोमीटर में पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के स्पेक्ट्रोपोलरोमेट्रिक संकेतों का अध्ययन करने की यहाँ पर बात करेगा। दूसरा देखें चंद्रयान 3 के आगे टेम्परेचर, विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रमा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कास्ट का पेलोड 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की सतह पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान हो सकता है। दूसरा चंद्रमा पर मौजूद तत्व प्रज्ञान रोवर, कौन सा रोवर है, प्रज्ञान में लगे लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है। यानी प्रग्रोम जो आपका रोवर है प्रज्ञान, उसने ये बताया है। साथ ही एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम जैसे तत्वों का भी इससे पता
चला है। विरल प्लाज्मा क्या है? लैंगम्यूर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया है। लैंगम्यूर प्रोब एक उपकरण है जो प्लाज्मा के गुणों को मापता है। यह खोज दर्शाती है कि रेडियो तरंगें चंद्रमा के विरल प्लाज्मा आवरण को आसानी से गुजर सकती हैं। प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधि, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मेटिक एक्टिविटी यानी इल्सा पेलोड के आंकड़े चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत देते हैं। क्रेटर, चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर व्यास वाले क्रेटर की खोज की है। चंद्रमा की मिट्टी के बारे में देखते हैं। प्रज्ञान रोवर ने अपने पहियों से उभरे राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो के लोगो यानी अपोलो 11 से प्रेरित स्पष्ट छाप नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, छोड़ा। इससे पता चलता है चंद्रमा की सतह ढीली धूल युक्त नहीं बल्कि चिपचिपी और गांठदार है। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा की मिट्टी रेगोलिथिक की एक मिट्टी की परत संपूर्ण चंद्रमा की सतह को कवर करती है और यह परत खंडित एवं असंगठित चट्टान सामग्री से बनी है। दूसरी, चंद्रमा की मृदा के विपरीत चंद्रमा की मिट्टी में किसी भी तरह या के आकार और रूप का रसायन विज्ञान के आधार में वर्गीकृत नहीं किया गया है। चंद्रमा की मिट्टी में कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है। हवा और पानी की अनुपस्थिति में नई खंडित सतहों के निर्माण से बनी मृदा के कणों के किनारे नुकीले रह जाते हैं। चंद्र रेगोलिथ घटक, रॉक चिप्स, खनिज के टुकड़े, इम्पैक्ट ज्वालामुखी, गिलास और चंद्रमा पर पाए जाने वाला एक अजीब घटक जिसे एग्लोटिनेट्स कहा जाता है। संबंधित घटनाक्रम क्या है, जरा इससे देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक वापस लाया है। यह चंद्रमा की कक्षा से किसी ऑब्जेक्ट को वापस लाने का पहला मामला था। साथ ही इसरो ने पहली बार किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण की सहायता से फ्लाई बाई का प्रदर्शन किया है। भारत के पिछले चंद्र मिशन, जरा इनको एक बार नज़र कर लें। 2008 में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था। 2019 में चंद्रयान 2 गया था। पृथ्वी के दिखने और न दिखने वाले चंद्रमा के भाग में त्रिआयामी एटलस तैयार करना, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करके चंद्रयान 1 के वैज्ञानिक उद्देश्यों की प्रगति करना। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अल्प भाप मात्रा में वाष्प के रूप में जल का पता लगाया है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी OH और जल के अणु यानी H2O को अलग अलग पता लगाया और दोनों के बारे में विशिष्ट विशेषताएं पाई गई। चंद्रमा की सतह पर सभी अक्षांशों पर जल मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान में ब्रह्मांड के आर्गन 14 की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रमा की सतह पर गौण तत्वों क्रोमियम और मैंगनीज का पता लगाया। सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें, पृथ्वी की उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन चंद्रमा पे पानी बना सकते हैं। महासागरीय मैग्मा यानी ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस की पुष्टि की गई है। कमजोर और सौर ज्वालाओं के दौरान एक्सरे के सिग्नल को पता लगाया गया और नई स्पर्द सेलों का भी पता लगाया गया। हाल ही में चंद्रमा पर कौन कौन से मिशन गए हैं, जरा इस पर देखते हैं। चंद्रमा पर साउथ कोरिया का दनूरी मिशन गया था। मिशन ऑर्बिटर चंद्रमा का अध्ययन करेगा। लॉन्च 2022 में हुआ था। जापान का हाकुतो R मिशन गया था और यह मिशन UAE के रोवर और जापान के पेलोड के साथ लैंडर में क्रैश लैंडिंग चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कब? 2022 में। रूस ने लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक नमूने को एकत्रित करने के लिए 2023 में लॉन्च किया था। USA का आर्टेमिस 2 चंद्रमा पर क्रू मानवयुक्त मिशन 2025 में भेजा जाएगा और इजराइल बेरेसी 2 2 लैंडर ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग करने की कोशिश कब होगी? 2025 तक। ठीक है, लूनार एक्सप्लोरेशन लुपेक्स और जाक्साज इसरो का संयुक्त मिशन है। ठीक है, किसका? जापान एरोस्पेस एजेंसी का और इसरो का। ठीक है, ये इसरो का लूनार पोलर। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में जरा देखें। चंद्रयान 3 की लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। विक्रम ने जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। कहाँ क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 के
चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतारा। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन भी ये बन गया है। साथ ही यूएसए, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल कौन सा देश बन गया? चौथा, फोर्थ कंट्री इंडिया। हाल ही में जापान ने चंद्रमा पर अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी सिलिम उतारने में अपने कौन सा देश बना? 5वां देश बना था। ठीक है, जरा इसमें जो डेटा है जरा उसको देख लें। सॉफ्ट लैंडिंग बनाम हार्ड लैंडिंग होती क्या है? यान नियंत्रित गति से नीचे उतरता है और जिससे यान की सुरक्षित और क्रमिक लैंडिंग सुनिश्चित की जाती है। इसे क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है। दूसरा, चालक दल वाले मिशनों में सॉफ्ट लैंडिंग अनिवार्य हो जाती है क्योंकि इसके बाद ही वे साइंटिफिक मेजरमेंट्स या परीक्षण कर सकेंगे। क्रैश लैंडिंग क्या होती है? हार्ड लैंडिंग में यान तेज गति से नीचे उतरता है। हार्ड लैंडिंग के कई अन्य उद्देश्य होते हैं जब यान का मिशन पहले से ही पूरा हो चुका हो, जैसे ही हवाई सर्वेक्षण जैसे उदाहरणों में इसे देखा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग में प्रक्रिया क्या होती है? 100 किलोमीटर की ऊंचाई से रफ ब्रेकिंग चरण प्रणोदक मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग होता है और समय 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक रफ्तार होती है। डी बूस्टिंग चरण शुरू होता है। लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की निचली कक्षा में प्रवेश करता है और अब ऊंचाई कितनी रह गई है? 30 किलोमीटर। एल्टीट्यूड होल्ड चरण, इसमें थ्रस्टर का उपयोग करके विक्रम लैंडर अपनी गति को कम करता है। फिर इसके बाद टर्मिनल नियंत्रित गति से नीचे आना। ऊंचाई 100 मीटर। फाइन ब्रेकिंग चरण, विक्रम बाधाओं को स्कैन करने की सतह के ऊपर मंडराता है और टच डाउन करने के बाद कहाँ आ जाता? नीचे आ जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसको मित्रों देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आती है दुर्गम भूभाग। लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों में अप्रत्याशित और अचानक आने वाले बदलावों के कारण ऊंचाई को मापने वाले सेंसर की गलती या सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ियां होने की संभावना व्यक्त की गई थी। ठीक है, दूसरी, दूरी प्रोपोर्शंस मॉड्यूल अलग होकर लैंडर मॉड्यूल के 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा अर्थात चंद्रमा की अधिकतम 100 किलोमीटर और निकटतम दूरी 30 किलोमीटर में प्रवेश करता है। गति, लूनार मॉड्यूल में सॉफ्ट लैंडिंग का आशय 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अत्यधिक तीव्र गति से शून्य गति तक बिना किसी क्षति पहुंचने से। जैसे कि हम जानते हैं चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए पैराशूट चंद्रमा पर उतारने के दौरान लूनार मॉड्यूल की गति को धीमा नहीं कर सकते। लूनर डस्ट, चंद्रमा की धूल क्या है? इसके कारण हो सकता है कि कैमरे के लेंस साफ और स्पष्ट फोटो ना ले पाएं और गलत रीडिंग देखने को मिल सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए चंद्रयान 3 में क्या क्या योजना बनाई गई थी? बड़ी लैंडिंग साइट, इससे पहले 500 × 500 के बढ़ाकर 4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। लैंडिंग का वेग वेलोसिटी में वृद्धि की गई, 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3.2 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। इसका मतलब है लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतारने में भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। तीसरी, बेहतर थ्रस्टर्स, इसमें चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल में 5 थ्रस्टर लगे थे जबकि इस मिशन में लैंडर मॉड्यूल में केवल 4 थ्रस्टर लगाए गए थे जिससे संतुलन बनाए रखना आसान था। अन्य सुधार, इसरो ने इससे बड़े और सॉल पैनल लगाए, कठोर परीक्षण और कई ईंधन वाहन क्षमता भी बढ़ाई और इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया गया। सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस में सुधार किया गया। लैंड साइट के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का चुनाव क्यों? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े कुछ लाभ हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, इस क्षेत्र में अरबों वर्षों से कुछ क्रेटर्स सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। इस क्षेत्र में स्थायी रूप से छाया में रहे क्रेटर्स का पर्याप्त जल होने का अनुमान है जिसका उपयोग संभावित रूप से भविष्य के मिशनों में किया जा सकता है। इसकी अवस्थिति से जुड़े लाभ इसे भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण से उपयुक्त स्थल बना सकते हैं। यह आवश्यक संसाधनों से एक बड़ा स्रोत भी है और इसका दोहन अभी तक नहीं किया गया जैसे पारा और चांदी। चंद्रमा की लैंडिंग करने वाले पिछली सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर उतरे हैं। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित होता है। इस परिवेश में तापमान वैज्ञानिक उपकरणों लंबे समय तक निरंतर काम करने के लिए अधिक अनुकूल एवं उपयुक्त हैं। पृथ्वी के उन्मुख मार्ग पर सूर्य के प्रकाश प्रचुर मात्रा में रहता है।
ठीक है। जरा इसको जरा एक बार चंद्रमा के बारे में देख लें। चंद्रमा का जो ये सिरा है नॉर्थ पोल पर, इसको क्या बोला जाता है? सी ऑफ सेरेनिटी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है चंद्रमा की, जिसे आप इक्वेटर के तौर पर देखते हैं। ज़्यादातर लैंडिंग सारी की सारी यहीं होती हैं। भारत ने लैंडिंग कहाँ की है? यहाँ की है। टाइको क्रेटर यहीं पर है और चंद्रयान यहीं पर ही उतरा है, और भारत पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टाइडल लॉकिंग पर। क्या है टाइडल लॉकिंग? इसरो ने लूनार नाइट से बचने के लिए निष्कर्ष दिए और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से योजना स्थगित कर दी। और गौरतलब है कि चंद्रमा की रात लूनार नाइट को सुरक्षित रखने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। आगे, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलने के लिए डिजाइन किया गया, इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि के दौरान इन्हें लैंड करने की योजना बनाई गई थी। चंद्रमा पर दैनिक अर्थात चंद्रमा पर दिन और रात की अवधि के दौरान तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए इसके चलते चंद्रयान 3 मिशन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चंद्रमा पर रात के समय बेहद कम तापमान पर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चंद्रमा पर दिन की अवधि समाप्त होने से थोड़ा पहले लैंडर और रोवर हाइबरनेस मोड या स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। चंद्रमा पर तापमान की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा का भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, जबकि रात में -208 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 130 डिग्री -130 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इस दैनिक तापांतर के कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति है और पृथ्वी के साथ चंद्रमा का ज्वार बंधन यानी टाइडल लॉकिंग का कारण बनता है यही। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और बात करें तो जरा चंद्रमा दिवस के बारे में बात लें, लूनार डे के बारे में। एक औसत सौर दिवस यानी चंद्र दिवस वह समय होता है जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी में एक चक्कर पूरा करता है। दूसरा, चंद्रमा पर औसत सौर दिवस 29.5 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी पर एक औसत सौर दिवस कितने दिन का समय का होता है? 24 घंटे का होता है। इसलिए चंद्रमा की दिन की अवधि और रात की अवधि में धरती 14 दिन यानी 24 घंटे में एक दिन के बराबर होती है। चंद्रमा की रात की अवधि का प्रभाव, मिशन पर प्रभाव, इस दौरान अत्यधिक कम तापमान के कारण अंतरिक्ष यान प्रणालियां खराब हो जाती हैं। अनुसंधान का वित्त पोषण, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं, इसलिए मान लीजिए चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऊष्मा का चलन कंडक्शन नहीं होने से शीघ्र ठंडी नहीं हो पाती। चंद्रमा पर हर वस्तु को गर्म होने और ठंडा होने से अपना अलग अलग समय होता है। टाइडल लॉकिंग के बारे में यदि हम बात करें, चंद्रमा पर अपनी धुरी सूर्य के सापेक्ष पर घूर्णन करने में लगने वाला समय पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टाइडल लॉकिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं। दूसरा, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक दूसरे पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। टाइडल लॉकिंग का परिणाम क्या निकलता है, जरा इसे देखें। इसके चलते हमें चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी संदर्भ में चंद्रमा 2 भाग हैं। सम्मुख भाग, इसमें चंद्रमा का वह भाग लगभग 60% शामिल है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका क्रस्ट अपेक्षाकृत चिकना, पतला और साथ ही बड़े ज्वालामुखी मैदान भी हैं। विमुख भाग यानी फॉर साइड क्या है? चंद्रमा का वह भाग जो लगभग 60% शामिल है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता है। इसे विमुख भाग को अमावस्या के दौरान सूर्य के प्रकाश पड़ता है और उसके लगभग पृथ्वी के 14 दिन तक जारी रहता है। इसमें विशाल क्रेटर मौजूद हैं और अंतरिक्ष मिशन के लिए अनुकूल नहीं है। चीन का चांग E4 लैंडर एकमात्र ऐसा लैंडर है जो यहाँ पर सफलतापूर्वक उतरा था। ठीक है, आकार पर 2 पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दोनों पिंडों के आमने सामने वाले भागों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके चलते दोनों पिंड के आकार, फैलाव, विकृति देखने को मिलती है और इसके चलते बारी बारी से ज्वार भाटा आते हैं। धीमा घूर्णन, टाइडल लॉकिंग के कारण पिंड का घूर्णन धीमा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मिशन है आदित्य L1। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी के सौर मिशन आदित्य L1 का लैग्रेंज पॉइंट L1 में होने वाला परीक्षण जो कि सफल हो गया है। ठीक है, प्रक्षेपण यान किससे गया है? PSLV C57 का इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पे GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया गया था चंद्र मिशन पर। इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों को एक नज़र डालें तो सूर्य के वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना की अध्ययन करना। क्रोमोस्फेरिक कोरोनल हीटिंग आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा कोरोनल मास इंजेक्शन की परिघटना है और सौर लपटों की
पृथ्वी की भौतिकी का अध्ययन करना है। इन सीटो पार्टिकल प्लाज्मा इन्वायरमेंटल का अवलोकन करना है। अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सौर पवन की उत्पत्ति, सौर संगठन की गति अध्ययन करना, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने। और आदित्य L1 अपने साथ पेलोड ले गया है। इसमें इसरो द्वारा और 2 भारतीय शैक्षिक संस्थानों द्वारा तैयार किए गए हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो सूर्य की सिरा है ये L1 है और यहाँ पर आपकी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिशन भेजा गया है, आदित्य L1 भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिमोट सेंसिंग विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन सीटो पोलोइड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स प्लाज्मा एनालाइजर फेकिंग फॉर आदित्य एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। यह मिशन विशेष क्यों है? पहली बार नियर अल्ट्रावाइड बैंड और सूर्य के प्रकाश में वलय का अवलोकन करेगा। तीसरा, यह ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस की सहायता से CME और सोलर फ्लेयर्स का पता लगाकर सटीक अवलोकन एवं डेटा प्रदान करेगा। तीसरा, बहुदिशा मल्टी डायरेक्शन आधारित अवलोकन की सहायता से सौर पवन की डायरेक्शनल और एनर्जी ऑनिसोट्रॉफी का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में यदि हम बात करें तो 2 पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के संदर्भ में लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बना रहता है। सरल शब्दों में लैग्रेंजियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस स्थान का प्रयोग अंतरिक्ष यान या उपग्रहों के 2 बड़े पिंडों के मध्य न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है। तीसरा, सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए कुछ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स इन्हें L1, L2, L3, L4, L5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन 5 लैग्रेंज पॉइंट्स के 3 L1, L2, L3 अस्थिर हैं जबकि L4 और 5 क्या हैं? स्थिर हैं। नेक्स्ट क्या है? महत्व क्या है? सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 पिंडों वाली प्रणालियों के अंतरिक्ष में इन पॉइंट्स को स्थापित उपग्रह पर अपनी नियत स्थिति पर बने रहते हैं और यहाँ पर स्थापित उपग्रह ईंधन की खपत भी कम होती है। L1 पॉइंट कक्षा में उपग्रह स्थापित करके बिना किसी अवरोध ग्रहण परिघटना सूर्य को लगातार अवलोकन करना संभव हो जाता है। दूसरा, सोलर एंड हेलियोस्फोरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया और नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट को स्थापित किया गया। अन्य सौर मिशन निम्नलिखित हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब, दूसरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोलर एंड हाई हेलियोस्फेरिक वेधशाला, चीन का कुआफू 1 सोलर प्रोब, ठीक है। लेयर्स ऑफ सन, इंटरनल स्ट्रक्चर, कोर, रेडिएटिव जोन, कंजवेक्टिव जोन्स, प्रोमिन्स, कोरोनल होल, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फ्लेयर, सन स्पॉट, फोटोस्फेयर और सब स्पेस फ्लोज। फोटोस्फेयर क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसे हम सीधे देख सकते हैं फोटोस्फेयर कहते हैं। यह परत सोलर डिस्क केंद्र में दिखाई देने वाली सतह से शुरू होकर लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक होती है। फोटोस्फेरिक तापमान में नीचे के भाग में लगभग 6500 केल्विन के ऊपरी भाग में 4000 केल्विन के बीच होता है। कोरोनल होल्स ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक पराबैंगनी और कम एक्सरे छवियों के सौर कोरोना के काले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये आसपास की प्लाज्मा की तुलना में कम गर्म और निम्न सघन क्षेत्र में होते हैं तथा मुक्त और एक ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्रों में स्थल हैं। सूर्य के कोरोनल होल कहीं भी और कभी भी बन सकते हैं, लेकिन सोलर मिनिमम के आसपास वर्षों में अधिक आम की स्थायी होते हैं। ठीक है। दूसरा, क्रोमोस्फेयर। सूर्य की क्रोमोस्फेयर वह परत है जहां फोटोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर शुरू होकर 2100 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्रोमोस्फेयर का तापमान नीचे के भाग में 4 डिग्री 4000 केल्विन और ऊपर में
8000 केल्विन होता है। सन स्पॉट के बारे में बात करें तो ये कोरोनल होल्स की तरह सूर्य के डिस्क के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी गहरे और ठंडे होते हैं। हालांकि ये सूर्य के वायुमंडल की निचली परत क्रोमोस्फीयर के बनते हैं। कोरोनल होल्स विपरीत सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बेहद मजबूत है और मैग्नेटिक लाइंस मुड़ जाती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन क्षेत्र क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच का एक बहुत संकीर्ण 100 किलोमीटर परत जहां तापमान लगभग 8000 केल्विन से अचानक 5 लाख केल्विन हो जाता है। सोलर प्रोमिनेंस सूर्य की सतह से बाहर निकलने वाली एक विशाल चमकदार संरचना है। सूर्य के दृश्यमान बाहरी परत फोटोस्फीयर से बनती हैं और ये सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना के बाहर निष्कर्ष निकालती हैं। सोलर प्रोमिनेंस लगभग एक दिन का समय पर बनती हैं। कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी परत जो सौर सतह के फोटोस्फीयर के लगभग 2100 किलोमीटर की होती है। सौर ज्वालाएं जो सूर्य से होने वाले विशाल विस्फोट हैं और इनसे ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। कोरोना का तापमान 5 लाख केल्विन या उससे अधिक कुछ मिलियन केल्विन तक होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा यह कोरोनोग्राफ के उपयोग के अलावा कोरोना को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। कोरोना की कोई सीमा नहीं है। ये जो है स्पेस, ये इसे आप कोरोना के तौर पर इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सौर ज्वालाएं सूर्य से होने वाले विशाल विस्फोट हैं जिनमें ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। CME क्या है? कण विकिरण ज्यादातर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हैं। प्रभाव GPS, रेडियो उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष सेवाएं, संचालन में गड़बड़ी, उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स नुकसान, पावर ग्रिड व्यवधान, अंतरिक्ष यात्रियों के विकिरण से बढ़े हुए स्तर का सामना करना, उपग्रह की कक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है। संबंधित घटना क्या है, जरा इसे देखते हैं। सौर पवन क्या होती है? सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन ने आवेशित कणों के अपेक्षाकृत छोटे जेट्स का पता लगाया है और उन्हें पिकोस्फीयर जेट्स कहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जेट्स सौर पवन की निरंतरता के प्रमुख स्रोत हैं और पिकोस्फीयर जेट्स कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सतह सबसे बाहरी परत में उत्सर्जित होते हैं। कोरोनल होल्स कहा जाता है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की सतह। सौर पवन सूर्य के बाहर की ओर लगातार प्रवाहित होती है और इनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबक मंडल और पवनों द्वारा लाई गई अधिकतर और सौर गति वापस में मोड़ देते हैं और आकर्षित कण सौर वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और चुंबकीय बाधा पैदा करते हैं। इसे भूचुंबकीय तूफान या सब स्टॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गगनयान क्या है, इसे जरा देखते हैं। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई। गगनयान पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन TBD-1 है और सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया है। यह फ्लाइट में एसेंट ट्रेजेक्ट्री के दौरान निरस्त स्थिति कंडीशन का अनुकरण किया है। TBD-1 एकल चरण वाला तरल ईंधन से चलने वाला एक रॉकेट है। और गगनयान मिशन के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानवयुक्त अंतरिक्षयान उड़ान की क्षमता को प्रदर्शित करना। यह मिशन के तहत 3 सदस्यों का चालक दल 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन की अवधि 3 दिन है। गगनयान मिशन LVM-3 भूतुल्यकिक उपग्रह MK 2 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह यान ठोस चरण, तरल और क्रायोजेनिक चरण वाले इंजनों की सहायता से होगा। गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई गई है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए स्वदेशी रूप से एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। अभी तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चाइना ही बाह्य अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में सफल हो पाए हैं। सभी प्रणालियों में और उप प्रणालियों के डिजाइन पूरा हो चुका है। मानव रेटेड L110G विकास इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विकास विक्रम अंबाला साराभाई इंजन तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजन की एक श्रेणी है। इसरो ने सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम परीक्षण की सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके बाद इसरो एक रोबोट व्योम मित्र के साथ एक परीक्षण उड़ान आयोजित करेगा और CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन 20 गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाला क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और क्रायोजेनिक तापमान -150 से -273 डिग्री सेल्सियस के ईंधन का उपयोग करते हैं। यह ठोस और तरल प्रणोदक ईंधन की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का संयोजन होता है। गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन होगा। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण भी किया है। इसके साथ ही सेमी क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन के बजाय परिष्कृत क्रोसोनिक का प्रयोग
केरोसिन का प्रयोग होता है और तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, इसमें जरा देखिए, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन यानी नाविक के लिए प्रयोग की जाने वाली चिपसेट्स यानी माइक्रोचिप्स का निर्माण पहली बार भारतीय कंपनी मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड भारत में ही कर रही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित चिपसेट्स नेविगेटिव गैजेट्स यानी नाविक के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को भी प्रक्षेपित किया है। NVS-01 नाविक सेवाओं में प्रक्षेपित भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला उपग्रह है। GPS की तुलना में नेविगेशन के लाभ क्या हैं? यह अपने स्पेक्ट्रम के दोहरे फ्रीक्वेंसी बैंड के कारण 10 मीटर की बेहतर पोजीशनिंग सटीकता को प्रदान करता है। इसके विपरीत GPS पोजीशन सटीकता कितनी है? 20 मीटर। GPS के विपरीत नाविक पृथ्वी की सतह की काफ़ी ऊपर है। इसके कारण हिमालय के पहाड़ों और स्थलीय सतहों के सिग्नल कम रुकावटें पैदा होती हैं। नाविक एक स्वतंत्र स्टैंड एलोन नेविगेशन प्रणाली है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। उपग्रह 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और 4 उपग्रह झुकी हुई यानी भूतुल्याकिंग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, एक भू स्थिर है और भू तुल्यकिंग है यानी जियो सिंक्रोनसियस और ऑर्बिट। ठीक है, आगे कवरेज क्या है? यह प्रणाली संपूर्ण भारतीय भूभाग की सीमाओं के 15,000 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करेगा। पहले इसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली IRNS के नाम से जाना जाता था। नाविक 2 प्रकार की सेवाएं स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम यानी SPS आम उपयोगकर्ताओं के लिए और निषिद्ध सेवा RS सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए होगा। नाविक की आवश्यकता सामरिक अवस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशी उपग्रह प्रणाली जैसे USA GPS पर निर्भरता को क्या करेगा? समाप्त करेगा। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन आपदा प्रबंधन का सटीक और वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद मिलेगी। GPS जरा समझ लेते हैं। एडिट जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन, यह एक क्षेत्रीय सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है और भारतीय विमानपत्तन AAI और इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य भारतीय हवाई क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में विमान की सटीक लैंडिंग की सहायता करने के लिए नेविगेशन प्रणाली की मदद करना। इसे नागरिक जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। गगन अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्र को कवर करता है और पूरे नेविगेशन सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होता है। गगन दुनिया का पहला ऐसा ASBAS है जिसे भूमध्य रेखा के आइनोस्फीयर क्षेत्र में कार्य करने के लिए दृष्टिकोण वर्टिकल गाइडेंस प्रमाणित किया गया। गगन परियोजना का एक आवश्यक घटक भारतीय क्षेत्र में आइनोस्फीयर के गुणधर्मों का अध्ययन करना है। विमानन, परिवहन, रेलवे, सर्वेक्षण, समुद्री राजमार्ग, दूरसंचार उद्योग जैसे क्षेत्रकों और सुरक्षा एजेंसियों को लाभ प्राप्त होगा। भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास ऐसी सटीकता की क्षमताएं हैं। सागर संपर्क क्या है? पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम यानी DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया है। DGNSS एक स्थलीय आधारित संवर्धन प्रणाली है। यह प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों का सुधार करेगी और इसे अवस्थित अधिक सटीक जानकारी मिलती है। GNSS उपग्रहों का एक ऐसा समूह को संदर्भित करता है और अंतरिक्ष के सिग्नल प्रदान करता है। यह वैश्विक कवरेज और GNSS रिसीवर को पोजीशनिंग टाइमिंग आधारित डेटा प्रसारित करता है। प्रमुख GNSS हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम USA का, रूस का ग्लोनोस अर्थात ग्लोबल नया नविगास्वा स्पुतनिक सिस्टमा, ठीक है, गैलीलियो यूरोप का और बोइंदा चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात के साक्ष्य पेश किए हैं कि गुरुत्वीय तरंगें निम्न आवृत्ति ब्रह्मांड करते हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड हम का निर्माण कर रही हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स गुरुत्वीय तरंगें। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड के कुछ प्रबल ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण स्पेस टाइम उत्पन्न होने वाली लहरें रिफिल्स। इन परिघटनाओं में 2 ब्लैक होल्स के आपस में विलय और 2 न्यूट्रॉन तारों का आपस में टक्कर आदि शामिल हैं। सर्वाधिक प्रबल और ऊर्जावान गुरुत्वीय तरंगों के निर्माण तब होता है जब अंतरिक्ष में पिंड अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन ने 1916 में सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पूर्वानुमान लगाया।
गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार 2015 में खोजा गया और इन तरंगों का एक प्रयोग के दौरान उपयोग किए जा रहे लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टरों को खोजा गया था। गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन से निम्नलिखित मदद मिली। इसे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की प्रकृति और विकास के बारे में ज्ञान हासिल करने में मदद मिलती है। इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल विलय की प्रकृति और संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी। उच्च निम्न प्रवृत्ति आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगें छोटे आकार में दो ब्लैक होल्स का आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। निम्न आवृत्ति विलय वाली तरंगें आकाशगंगाओं में केंद्र में मौजूद दो विशाल ब्लैक होल्स को आपस में विलय के कारण उत्पन्न होती हैं। संबंधित घटनाक्रम गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम के बारे में आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में प्रकाश डाला है। उन्होंने सापेक्षता के साथ ही पहले ही बता दिया था कि स्पेस और टाइम स्वतंत्र इकाई न होकर स्पेस टाइम के रूप में एक संयुक्त इकाई बनी होनी चाहिए। इन विषयों में आइंस्टीन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा स्पेस टाइम के ताने बाने में संकुचन और विस्तार का परिणाम है। इसकी तुलना में स्पेस टाइम पर अधिक संकुचन और विस्तार होता है। हालांकि ब्लैक होल किसी तारे की तुलना में स्पेस टाइम को अधिक संकुचन और विस्तार करता है। आइंस्टीन ने बताया कि सूर्य और पृथ्वी अन्य सभी पिंडों में अपने चारों ओर एक समान वक्रता स्पेस टाइम के संकुचन के विस्तार का निर्माण करते हैं, इसलिए छोटे पिंड इनकी ओर खिंचे चले जाते हैं। पृथ्वी, सूर्य और अन्य सभी पिंडों में भी गतिमान होते हैं, इसलिए उनके चारों ओर की वक्रता भी गतिमान है। इससे स्पेस टाइम में लहरें उत्पन्न होती हैं और जल में चलती नाव से लहरें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं लहरों को आइंस्टीन ने गुरुत्वीय तरंगें कहा है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है? लेंसिंग यह पृथ्वी की सीधी रेखा में स्थित किसी खगोलीय पिंड के पीछे उसी सीधी रेखा में स्थित स्रोत, ठीक है, से आने वाले प्रकाश पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। यह प्रभाव स्पेस टाइम वक्रता या कार्वेचर परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यह वक्रता उक्त खगोलीय पिंड द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम के तीनों आयामों में एक ही इकाई में संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव एक महत्वपूर्ण परिणाम प्रकाश के आवर्धन, इससे हम इन पिंडों का अवलोकन करने में सक्षम होते हैं जो या तो बहुत दूर हों अथवा जिन्हें देख पाना लगभग असंभव हो। आइंस्टीन क्रॉस ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक विशेष स्थिति है, ठीक है। जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT के बारे में बात करते हैं। GMRT खगोल भौतिकी की परिघटनाओं के अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। यह निम्न रेडियो आवृत्तियों पर काम करता है। इसका परिचालन नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक भाग है। पल्सर तेजी से घूर्णन करने वाली न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनके विकिरण पुंज उत्सर्जित करते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रकाश के चमकदार रोशनी में देखा जा सकता है। यानी क्या है कि कोई तारा है और वो तेजी से क्या कर रहा है, तारे से टूटा है, तो न्यूट्रॉनों में एक तारा जो होता है वो तेज़ी से टूटता है, न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, और वो तेज़ी से क्या करता है, गति उसकी बहुत तेज़ होती है कि आप उसे देख भी नहीं सकते, चमकदार होता है, इतनी तेज़ी से गति करता है। इसका उत्सर्जन समय के साथ सटीक अंतराल पर होता है, इसलिए वैज्ञानिक पल्सर को कॉस्मिक घड़ी के रूप में भी देखते हैं। ये अत्यधिक चुंबकीय होते हैं और बहुत तेज़ी से घूर्णन करते हैं। घूर्णन के दौरान चुंबकीय ध्रुवों में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। पल्सर का पीरियड उस समय कहा जाता है जब पल्सर्स उन बिंदुओं स्विच ऑफ प्रतीत होते हैं और उनका प्रकाश पृथ्वी की ओर नहीं आता है, ठीक है। इंडिया परियोजना क्या है? लीगो इंडिया परियोजना, इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? केंद्रीय कैबिनेट ने लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो परियोजना के तहत एक उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर का निर्माण को मंजूरी दे दी है। आगे परियोजना में है क्या? लीगो इंडिया परियोजना पूरी तरह विश्वव्यापी नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में भारत में अवस्थित उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं की योजना तैयार करना है। लीगो इंडिया विश्व की अपनी तरह की तीसरी वेधशाला है। वर्तमान में लीगो USA के भीतर 2 अलग अलग जगहों में स्थित प्रयोगशालाएं शामिल हैं, जिनमें एक है हैनफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा है लिविंगस्टन लुइसियाना में। इस तरह चौथा डिटेक्टर जापान की कागरा में भी बनाया गया है। अवस्थिति महाराष्ट्र में हिंगलो जिला है। वित्त पोषण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में है। क्षमता भारतीय अनुसंधान संस्थानों संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका लीगो प्रयोगशाला के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका इस प्रयोगशाला के लिए आवश्यक प्रमुख घटक प्रदान करेगा।
आइंस्टीन टेलीस्कोप साइंटिफिक कोलैबोरेशन डिक्टेटर वैक्यूम सिस्टम की डिजाइन के लिए सर्न यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के साथ एक समझौता किया है। आइंस्टीन टेलीस्कोप प्रस्तावित भूमिगत अवसंरचना है जिसको सतह में कम से कम 200 मीटर की गहराई में स्थित किया जा रहा है। इससे तीसरी पीढ़ी के गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय वेधशाला की स्थापना की जाएगी। लेजर इन्फेंट्रो स्पेस एंटेना लीसा अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला है लीसा, जो पाथफाइंडर में सफलता पर आधारित है। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा जो है आपका, यानी यूरोपीय स्पेस सेंटर एजेंसी लीसा ने नासा के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोग किया है। इन्वॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी ईलीसा एक मिशन है जिसका लक्ष्य पहली बार अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का पता लगाना। इसमें एक मदर और 2 डॉटर अंतरिक्ष यान शामिल किए गए हैं। दूसरा, ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन क्या है? वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के एक वर्ग का अवलोकन किया। ये प्रारंभिक ब्रह्मांड के टाइम डायलेशन के से प्रदर्शित करता है। टाइम डायलेशन से पता चलता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर समय वर्तमान के समय की तुलना में 5 गुना कम गति से बीत रहा था। अक्सर अत्यंत सक्रिय और चमकदार प्रकार के सक्रिय गैलोटिक्स न्यूक्लियस AGN हैं। कॉसर्स अत्यधिक सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल हैं और आमतौर पर आकाशगंगाओं में केंद्रों में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे के निकट कोई कॉसर्स नहीं है। टाइम डायलेशन के बारे में यदि हम बात करें, अलग अलग पर्यवेक्षकों के लिए समय पर अलग अलग दर की बीतने का टाइम डायलेशन कहते हैं। यह पर्यवेक्षकों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के सापेक्ष गति व अवस्थिति पर निर्भर करता है। आइंस्टीन का सापेक्ष सिद्धांत यह बताता है कि टाइम डायलेशन को बताया गया है यह घटना अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड निर्मित प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण देखने को मिलती है। गुरुत्वाकर्षण को जितना अधिक प्रबल होगा स्पेस टाइम उतना ही अधिक संकुचन और विस्तार होता है एवं समय भी उतना ही धीमी गति से बीतता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, जरा इसे देखते हैं। अगर हम थोड़ा आइंस्टीन ने सापेक्षता से सिद्धांत किसी विशालतम द्रव्यमान वाले पिंड आपकी दूरी के अनुसार मजबूत और कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से कम आयु या धीमी तेज गति से बढ़ती है। यहाँ बताया जाता है कि यदि पृथ्वी के बजाय निम्नलिखित स्थानों में 30 वर्ष बिताएं तो आयु में बदलाव होगा। बृहस्पति में आपकी आयु 18.4 सेकंड कम हो जाएगी और चंद्रमा पर 629 मिली सेकंड का 1000वां हिस्सा बढ़ जाएगी। ब्लैक होल्स क्या हैं आगे? अंतरिक्ष में वैसे स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता और पदार्थ के अत्यंत कम क्षेत्र में संकुचन होने के कारण यह अत्यधिक प्रबल और महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण होते हैं। निर्माण गुरुत्वाकर्षण अधिकांश ब्लैक होल्स किसी भी बड़े तारे के जीवन के चक्र में अंतिम चरण में सुपरनोवा विस्फोट के बाद शेष बचे अवशेषों के निर्मित होते हैं। अन्य विशेषताओं में देखें, ये अदृश्य होते हैं, काफ़ी छोटे बड़े दोनों शामिल होते हैं। ब्लैक होल्स के प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाता क्योंकि स्वयं प्रकाश या किसी अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण नहीं करते हैं। ब्लैक होल सीमा ठीक निकट वृत्ताकार क्षेत्र में इवेंट हॉराइजन कहते हैं और इस क्षेत्र में दृश्य प्रकाश सहित सभी प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। आदिम ब्लैक होल्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक तत्काल बाद निर्मित हुए हैं। इनका निर्माण तब होता है जब कोई तारा अपने केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण केंद्र की ओर संकुचित होता है। अतः जब ऐसा होता है तब इसका परिणाम सुपरनोवा विस्फोट होता है। मध्यवर्ती ब्लैक होल, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100,000 गुना तक होता है। हमारी मिल्की वे सहित लगभग हर बड़ी आकाशगंगा केंद्र में सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल का भाग स्वार्जक रेडियस, ये ब्लैक होल केंद्र में इवेंट होराइजन मध्य त्रिज्या है और इसके भीतर पलायन वेग की गति बराबर होती है। एग्रोस्फीयर क्या है? यदि ब्लैक होल घूर्णन कर रहा है तो उसके द्रव्यमान के कारण ब्लैक होल के चारों ओर स्पेस टाइम का घूर्णन करता है। ब्लैक होल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मित्रों, ब्लैक होल क्या है जरा देखें। रिलेटिविस्टिक जेट, जब ब्लैक होल में तारे अवशोषित करता है तब उन कणों के विकिरण से जो बीम निकलती है उसे प्रकाश गति के बाहर निकल जाते हैं उस बीम से। ठीक है, आगे फोटोन स्फीयर, ब्लैक होल के निकट गर्भ प्लाज्मा के उत्सर्जित फोटोन को प्रक्षेपण साथ ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण कारण मोड़ दिया जाता है जिससे गतिमान वलय का निर्माण होता है। सिंगुलेटरी, ये ब्लैक होल के ठीक केंद्र में होता है। अनंत घनत्व के कारण यह पदार्थ संकुचित हो जाता है। एक्रेसेंट डिस्क, ब्लैक होल के चारों ओर अत्यंत तीव्र और गति में सर्पिलाकार घूमती है। गर्म गैस और धूल चुंबकीय विकिरण एक्सरे उत्पन्न होती हैं। इवेंट होराइजन
सिंगुलेटरी चारों ओर त्रिज्या के घेरने वाला एक मंडल है जिस पर बिंदु पर वापस नहीं आया जा सकता, जहां ब्लैक होल, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ और प्रकाश भी नहीं बच सकते। डार्क मैटर का मानचित्र अगर हम बात करें, खगोलविद में डार्क मैटर का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया जाता है। इससे ब्रह्मांड में लंपीनेस और ब्रह्मांड के फैलने की दर दोनों को दर्शाया गया है। यह लंपीनेस का तात्पर्य ठोस अवस्था में होने वाले किसी पदार्थ से है जिसके आमतौर पर कोई निश्चित आकार नहीं होता है। खगोलविदों ने आटाकामा कॉस्मोलॉजिक टेलीस्कोप माइक्रोवेव डिटेक्टर की मदद से मानचित्र तैयार किया है। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में आइंस्टीन के सिद्धांत की भी भविष्यवाणियां सही नहीं हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एसीटी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े का अवलोकन किया है। ब्रह्मांड विज्ञान मानक मॉडल की सत्यता का भी अवलोकन करेगा। एसएमसी मॉडल के अनुसार बिग बैंग के बाद घटनाओं को एक निश्चित सटीक क्रम था। खगोलविदों का अवलोकन अगर हम बात करते हैं, आदर्श ब्रह्मांड करोड़ों प्रकाश वर्ष से फैला, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव में अगर हम बात करें तो विकिरण की पृथ्वी के एक पहुंचने तक 14 बिलियन वर्ष की यात्रा के दौरान डार्क मैटर अत्यधिक विद्वान में हुए। CMD के बारे में फॉसिल रेडिएशन बिग बैंग परिघटना में अवशेष के रूप में मौजूद प्रथम प्रकाश है। CMB विकिरण डार्क मैटर द्वारा विक्षेपित हो जाता है। लंपीनेस अवलोकन के दौरान मापा, इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड में लंपीनेस के तहत निर्धारित एक अनुरूप है। विस्तार ब्रह्मांड के फैलने की दर आइंस्टीन के सिद्धांत के आधारित हमारे अनुरूप है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग CMD के संचरण के रिकॉर्ड करते समय देखा गया था। ब्रह्मांड की संरचना डार्क मैटर, सामान्य पदार्थ के विपरीत डार्क मैटर विद्युत चुंबकीय बल के साथ अंतः क्रिया नहीं होती। विजुअल मैटर पर डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव या खिंचाव से ही शोधकर्ता डार्क मैटर की मौजूदगी का अनुमान लगा पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर विजुअल मैटर की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक हैं, अर्थात ब्रह्मांड में लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है। खगोल शास्त्री फ्रिक्स जुकी कि मैं पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डार्क एनर्जी क्या है? ब्रह्मांड में लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, मुख्यतः अंतरिक्ष में निर्वात वाले क्षेत्र से संबद्ध है। यह स्पेस टाइम के संदर्भ ब्रह्मांड के एक समान रूप से वितरित है। नॉर्मल मैटर जो ब्रह्मांड में लगभग 5% हिस्सा और पृथ्वी, सूर्य के तारों और आकाशगंगाएं शामिल हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसमें क्या हाल ही में JWST मिल्की वे आकाशगंगा के सघन केंद्रीय भाग की तस्वीरें ली गई हैं और इससे कुछ नई विशेषताओं का पता चला है। तारों का निर्माण करने वाले इस सघन केंद्रीय क्षेत्र सैजिटेरियस कहा जाता है। सैजिटेरियस A के लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इससे प्रोटोस्टार भी मौजूद हैं और ऐसे तारे होते हैं जो अभी भी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं। JWS स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी पर सवाल। इसने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के अनुसार पहले की पूरी तरह विकसित मौजूदा आकाशगंगाओं का पता लगाया और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी पर सवाल खड़े होते हैं। कम द्रव्यमान वाली आकाशगंगाएं आमतौर पर माना जाता है कि किसी आकाशगंगा की चमक उसके द्रव्यमान से निर्धारित होती है। हालांकि JWST निष्कर्ष बताते हैं कि कम द्रव्यमान वाली आकाशगंगाएं बहुत तेजी से चमकती हैं। तारों का निर्माण बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद बनी आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण हमारी आकाशगंगा जैसी बड़ी आकाशगंगाओं से काफ़ी अलग तरीके से होगा। ठीक है। दूसरा, हब्बल स्थिरांक। ब्रह्मांड में विस्तार पहली बार गणितीय व्याख्या 1929 में एडविन हब्बल ने की थी और इसे हब्बल स्थिरांक कहा जाता है। हब्बल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित द्वारा की जाती है। ऐसा सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न चमक के पर्यवेक्षण करते हुए तुलना करके ऐसा किया जाता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव CMD अर्थात बिग बैंग परिघटना के शेष बचे विकिरण के बदलाव में विश्लेषण करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके। न्यूट्रॉनों कण क्या है, जरा इनको समझते हैं। हाल में सुर्खियों में क्यों रहे और इनका महत्व क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉनों कण होते क्या हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार मिल्की वे में आकाशगंगा सेंट्रल डिस्क ऑफ न्यूट्रॉनों की उपस्थिति का अवलोकन किया। न्यूट्रॉनों के बारे में यह इलेक्ट्रॉन के समान ही मौलिक कण हैं, लेकिन वो होते हैं और इसलिए इन्हें छोटे बड़े भागों में विखंडित नहीं किया जा सकता। इनका द्रव्यमान कम होता है। ये आवेशित रहित और अर्ध प्रचक्रण कण होते हैं। ये स्रोत से लगभग प्रकाश की रफ्तार से और सीधी रेखाओं में गति करते हैं, शायद ही कोई क्रिया करते हैं, इसलिए घोस्ट पार्टिकल भी इन्हें कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के सभी परमाणुओं
को अधिक संख्या में मौजूद हैं और केवल गुरुत्वाकर्षण दुर्बल बल से प्रभावित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनो, टाउ न्यूट्रॉनो और म्यूऑन न्यूट्रॉनो। ठीक है, ये अपनी यात्रा के दौरान लगभग दूसरे में विपरीत प्रकार के रूपांतरित हो सकते हैं और न्यूट्रॉनो दोलन कहा जाता है। न्यूट्रॉनों के स्रोत के बारे में यदि हम बात करें, हमारी आकाशगंगा कॉस्मिक विकिरणों में तारकीय पदार्थ को टकराने पर उत्सर्जित होती हैं, जो सूर्य जैसे तारे में विस्फोट, सुपरनोवा, गामा किरण विस्फोट और क्वासर द्वारा भी निर्मित होते हैं। पृथ्वी पर न्यूट्रॉनों का निर्माण पृथ्वी के कोर और परमाणु रिएक्टरों के स्थिर परमाणुओं के क्षय के दौरान होता है। यहाँ तक कि केला भी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित क्या करता है और इसमें पोटेशियम की प्रकृति रेडियोधर्मिता से निर्मित होते हैं। प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रॉनो बोधशाला के वायुमंडलीय न्यूट्रॉनों के अध्ययन किया जाएगा। यह बहुसंस्थागत प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत में लगभग 1200 मीटर की चट्टानी आवरण वाले विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना और प्रयोगशाला में नॉन एक्सीलरेटर आधारित उच्च ऊर्जा के और नाभिकीय भौतिकीय सिद्धांत अनुसंधान किया जाएगा। इस परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। न्यूट्रॉनों के अध्ययन के लिए आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर का उपयोग किया जाएगा। यह प्रयोगशाला तमिलनाडु के थेनी जिले में बेडी वेस्ट हिल्स पर स्थित होगी। भूमध्य रेखा के निकटता के कारण इसे यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर मिशन क्या है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा ने ज्यूइस यूरोप स्पेस कोड फ्रेंच गुआना रोएरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। बृहस्पति चंद्रमा तक यात्रा करेगा। इसका उद्देश्य बृहस्पति और महासागरों पर स्थित वाले उसके 3 बड़े चंद्रमा में विस्तृत अवलोकन होगा। ये चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा हैं। यह इन चंद्रमाओं के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और अन्य क्षेत्रों के निरीक्षण का विश्लेषण करेगा। यह रिकॉर्ड 85 वर्ग मीटर के दौरान सौर पैनल हैं जो बास्केटबॉल कोर्ट के आकार में फैले हैं। पेलोड गैनीमेड लेजर अल्टीमीटर, मून एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर आदि शामिल हैं। अंतरिक्ष यान बृहस्पति की ओर जाने वाले पहली बार पृथ्वी की चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण की सहायता लेगा। बृहस्पति के अंतरिक्ष मिशन जरा देख लें। पायनियर 10 नासा द्वारा और 1972 में हुआ था। वाइजर 1 और 2 नासा द्वारा 1977 में। गैलीलियो बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मिशन नासा 1989 में। यूलिसिस नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी 1990 में। जूनो नासा 2011 में। यूरोपा क्लिपर नासा और 2024 में अपेक्षित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बृहस्पति के बारे में बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा सूर्य के निकट ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा है। जोवियन ग्रहों में से एक है। जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं जरा इसे देख लें। शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। दूसरा, जोवियन ग्रहों की ठोस सतह नहीं होती है, इसके बजाय मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बने होते हैं और मीथेन, अमोनिया, जल के गैसों का पता लगाया गया है। शनि ग्रह में 146 चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चंद्रमा वाला दूसरा ग्रह लगभग 95 यूरेनियस इसके ही हैं। जुपिटर ग्रह हल्के भ्रमणकारी पिंडों के छल्लों के बलों से निर्माण है। इसके चारों ओर धुंधली वलय प्रणाली यानी फेंट रिंग सिस्टम होता है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड क्या है? नासा ने ओसिरिस रेक्स के मिशन के कैप्सूल वेन्यू क्षेत्र उपग्रह को लेकर पृथ्वी पर वापस लाया है। ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में बात करें, पूरा नाम ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरमिशन रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरेशन है। मिशन का लक्ष्य क्षुद्र ग्रह वेन्यू में सैंपल का एकमात्र करना है और इसे पृथ्वी पर भेजना है। वेन्यू छोटा उपग्रह के निकट कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है। नई यात्रा स्पेंस सैंपल्स पृथ्वी पर भेजने के बाद ओसिरिस रेक्स के नए क्षुद्र ग्रह एपोफिस के लिए एक नया मिशन शुरू किया और इसका नाम बदलकर ओसिरिस एपेक्स एक्सप्लोरर कर दिया है। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। क्षुद्र ग्रह किसी भी बड़े उपग्रह की कक्षा में मौजूद होते हैं। ट्रोजन हमारे शुरुआती सौरमंडल के अवशेष हैं। नासा का लूसी मिशन ट्रोजन क्षुद्र ग्रह अवशोषण के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है। पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कक्षाएं पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा के काफ़ी निकटता से जुड़ी होती हैं और इन्हें अर्थ क्रॉसर भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण खगोल विज्ञान में कैसे योगदान देता है? क्षुद्र ग्रह सैंपल्स विश्लेषण से हमें उस समय परिस्थितियों और पदार्थों को समझने में मदद मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात, जीवन की उत्पत्ति से इस सैंपल्स में रासायनिक और कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। ग्रहों की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा से जुड़े साझा प्रयासों में क्षुद्र ग्रहों के संगठन संरचना को समझना होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी डिजाइन नेविगेशन सैंपल ग्रह उन्नत तकनीक का प्रदर्शन होगा। संसाधन उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। बाह्य अंतरिक्ष में संबंधित वैश्विक व्यवस्था अर्थात आउटर स्पेस गवर्नेंस क्या है? हाल ही में फॉर ह्यूमन ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस
शीर्षक से एक संक्षिप्त नीतिगत विवरण जारी किया गया है। मौजूदा वैश्विक शासन व्यवस्था 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग मिशन की शक्ति का गठन किया और उसका उद्देश्य संपूर्ण मानवता के लिए हित में अंतरिक्ष खोज करना है और नियंत्रित करना था। बाह्य अंतरिक्ष मामलों में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनेस्को, यूनोसा और यूएन कैपोस के कार्यों को सहायता प्रदान की गई। यूनेस्को द्वारा 5 अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई। बाह्य अंतरिक्ष संधि, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968, लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 और मून एग्रीमेंट 1979। भारत ने उपयुक्त सभी 5 पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत केवल 4 संधियों की अभिपुष्टि करता है। भारत ने मून एग्रीमेंट अभी अभिकल्पित नहीं किया है। अंतरिक्ष मलबा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई तट पर भारतीय अंतरिक्ष एक्सरो ने रॉकेट का मलबा मिला है। ठीक है, अंतरिक्ष मलबे के बारे में यदि हम बात करें, अंतरिक्ष मलबे प्रकृति के उल्कापिंड, कृत्रिम मानव निर्मित दोनों प्रकार के पिंड, सैटेलाइट अवशेष मौजूद होते हैं। अंतरिक्ष मलबे के योगदान के लिए रूस शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका, चीन और फ्रांस का स्थान आता है। हजारों संख्या में लॉन्च किए गए लेकिन अप्रयुक्त रूप से हो चुके प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं। इससे उनके उपग्रहों या अंतरिक्ष स्टेशन पर टकराने का खतरा बना हुआ है। इससे समुद्री जीवन के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है और प्रदूषण का एक स्रोत भी बन गए हैं। दायित्व अभिसमय 1972 के अभिसमय के द्वारा इसे कैसलर सिंड्रोम प्रक्रियाओं को प्रावधान किया। कैसलर सिंड्रोम एक ऐसी परिघटना है जिसमें पृथ्वी की निचली कक्षा में मलबों की मात्रा में इतनी अधिक हो जाती है जिससे टकराव और विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे के आगे टकराव की संभावना बढ़ती जाती है और इसके पृथ्वी के अंतरिक्ष मलबे में सघनता में वृद्धि होती है। 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे कैसर के प्रस्तावित किया गया था। सुर्खियों में कौन कौन सी अवधारणाएं रही हैं? गोल्डीलॉक्स जोन, इसे हैबिटेट जोन भी कहा जाता है। किसी भी तारे के चारों ओर वह क्षेत्र जो ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। इस क्षेत्र में स्थित ग्रहों की सतह पर जल तरल मात्रा में मौजूद होता है। एक्सोप्लैनेट क्या है, जरा उसे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार का एक एक्सोप्लैनेट यानी बहिर खोजा है जिसे TOIL4603b या HD 245134b नाम दिया है। सौरमंडल पर परे किसी भी उपग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। अधिकतर एक्सोप्लैनेट अन्यतः नए तारों की परिक्रमा करते हैं। मुक्त रूप से गतिमान एक्सोप्लैनेट रफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आकाशगंगाओं की परिक्रमा करते हैं और ये किसी भी तारे से संबंध नहीं होते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान अत्यधिक चट्टानी होते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट बृहस्पति और शनि के समान गैसों से निर्मित होते हैं। एक अध्ययन में रहने योग्य एक्सोप्लैनेट एक प्रकार की खोज की गई है जिसे हाइसीन वर्ल्ड्स भी कहा गया है। एक अध्ययन इन ग्रहों के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान वाले सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट के आकार के होते हैं और मिनी नेपच्यून के बीच नहीं हो सकता। फास्ट रेडियो वस्ट में रेडियो तरंग आवृत्तियों में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक चमकदार और क्षणिक विस्फोट है। यह रेडियो तरंग आवृत्तियों में देखी जाती है और आमतौर पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक ही अस्तित्व में रहता है। FRBBS यानी फास्ट रेडियो वस्ट के बारे में ब्रह्मांड में घटित होने वाली सामान्य परिघटना है। चूंकि फास्ट रेडियो वस्ट पृथ्वी पर पहुंचने तक अपनी ऊर्जा खो देती हैं और इसलिए उनका पता लगाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। जब FRBS आकाशगंगाओं से होकर और 2 या 2 से अधिक आकाशगंगाओं के बीच से गुजरती है तब उन्हें गर्म गैसों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों की तुलना में अधिक धीमी हो जाती हैं। इस परिघटना को परिक्षेपण या डिस्प्रेशन भी के रूप में जाना जाता है। यह परिघटना वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के बीच मौजूद पदार्थ का पता लगाने और मापने का अवसर देती है जो वर्तमान में हमारे लिए अदृश्य हैं। हालांकि FRBS उत्पन्न होने के कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि इनके स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। श्वेत वामन तारे, सघन और गर्म संकुचित तारे अवशेष, न्यूट्रॉन तारे विशाल तारे के अंत में निर्मित हैं जैसे कि तारकीय अवशेष और आकाशगंगाओं की टक्कर। गामा रे बेस्टर्स क्या हैं, जरा इसको देखें। एक अध्ययन के अनुसार ग्रेप्स ओजोन परत के अस्थायी रूप से क्षरण करने की क्षमता है। गामा रे बस्टर्स ये ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भयंकर विस्फोट हैं। अत्यंत अल्प समय में उच्च ऊर्जा वाले युक्त प्रकाशपुंज जो ब्लैक होल के निर्माण न्यूट्रॉन तारे के बीच टक्कर परिघटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जब कोई GRV उत्पन्न होता है तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का सबसे चमकीला स्रोत बन जाता है। GRBS आयन मंडल में निचले भाग में अणुओं को आयनित करने के लिए भी जाने जाते हैं और साथ ही संपूर्ण
आयनमंडल को भी प्रभावित करते हैं। अर्ध चंद्रमा क्या है? हाल ही में खगोलविद पृथ्वी की चक्कर लगाने वाला एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। इस क्षुद्र ग्रह को 2023 FW13 नाम दिया गया है। इसे अर्ध चंद्रमा या अर्ध उपग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ है उतना ही अवधि के लिए सूर्य की परिक्रमा करता है जितनी अवधि पृथ्वी करती है। हालांकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत कम प्रभावित होता है। जीरो शैडो क्या है? जीरो शैडो डे एक खगोलीय परिघटना है। जब घटित होती है तब सूर्य सीधे सिर पर ऊपर चमकता है और सममिति सिमेट्रिकल ऊर्ध्वाधर वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। यह घटना उन स्थानों में घटित होती है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होती हैं। इसके कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना है। ब्लेजर क्या है? लद्दाख में हैनले स्थित भारतीय खगोल वेधशालाओं में BL लेसरेटे की चमकदार परिघटना दर्ज की है और लेसरेट पृथ्वी के उपग्रह लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर है। ब्लेजर एक प्रकार की आकाशगंगा है जिसे उच्च विशाल ब्लैक होल से प्राप्त होता है। यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ब्लेजर एक अत्यधिक ऊर्जावान कणों का एक विकिरण का उत्सर्जन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण परिघटना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोन यानी EMIC तरंगें क्या हैं? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय आर्कटिक क्षेत्र मिशन मैत्री EMIC तरंगों की पहचान की है। पृथ्वी के आंतरिक चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन, अनुप्रस्थ प्लाज्मा तरंगें। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, भूमध्य आकाशगंगाओं में उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में प्रसारित होती हैं। इनकी फुटप्रिंट उच्च अक्षांश आयनमंडल की प्राप्त होते हैं और इन तरंगों को अंतरिक्ष के साथ साथ जमीन में स्थित मैग्नेटोमीटर में भी दर्ज किया जा सकता है। ये तरंगें किलर इलेक्ट्रो बौछारों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अंतरिक्ष में जनित प्रौद्योगिकी उपकरणों को खतरनाक हैं। चुंबक मंडल एक ग्रह के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अंतर्ग्रही अंतरिक्ष चुंबकीय क्षेत्र के बजाय स्वयं उस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के शांत होते समय पर्ल जैसी संरचनाओं में आने वाली विशेष कंपनों में बहुत अधिक वृद्धि होती है और इन कंपनों को जियोमैग्नेटिक PC1 पर्ल ऑसिलेशन कहा जाता है। पर्ल ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेटेड की संरचना वाले नैरो बैंड सिग्नल होते हैं जो आवृत्ति वाले EMIC तरंगों में उपस्थिति बताते हैं। उपग्रह आधारित संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उपग्रह आधारित संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तहत कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार लिंक स्थापित किया जाता है। सैटकॉम निम्नलिखित दो मुख्य घटक होते हैं: पृथ्वी आधारित भाग, फिक्स्ड या मोबाइल ट्रांसमिशन व रिसेप्शन उपकरण, अंतरिक्ष आधारित भाग। सैटेलाइट ऑपरेटर्स को सैटकॉम के लिए आवृत्ति और पृथ्वी की कक्षा के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। भारत सरकार उपग्रह से लिंक स्थापित करने और जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन करती है। दूरसंचार विभाग दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। सैटकॉम का लाभ वह दूरस्थ क्षेत्रों में डेटा कनेक्टिविटी की लागत को कम करता है। हाल ही में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। और यह उपग्रह आधारित एक संचार प्रणाली है जो समुद्र में दो तरफा संदेश सेवा में सक्षम होगी। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो परियोजना क्या है, जरा इसे देखो। फ्लेमिंगो बर्गों कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका पूरा नाम फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर सिमुलेशन विद अल स्काई मैपिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। बर्गों कोई कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन की स्थापना 1994 में यूके में हाई परफॉर्मेंसिंग कंप्यूटिंग पहल के तहत की गई थी। अब यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा और अमेरिका, जापान के वैज्ञानिक इसमें शामिल किए गए हैं। किस किस के किए गए हैं? जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, USA और जापान के यूके में। ठीक है। फीस्ट क्या है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने फीस्ट नाम से फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह कंप्यूटराइज्ड तरीका है जो पूर्वानुमान लगाता है कि कोई उत्पाद वास्तविक दुनिया के बलों के संपर्क में आने से कैसे प्रतिक्रिया करता है। फीस्ट का उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन जैसे अलग अलग प्रकार की संरचनाओं में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए किया जाएगा। बेटे गे यूज
ओराइन तारामंडल का 7वां चमकदार लाल विशालकाय रेड जाइंट तारा है। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे ध्रुवेंत्रय या आर्द्र भी कहा जाता है। यह तारा अंतिम कार्बन दहन चरण में है, इस कारण यह एक तारा पहले से ही हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का उपयोग कर चुका है। यह तारा आवर्त सारणी के सभी तत्वों का उपयोग कर लेगा और जब गुरुत्वाकर्षण इसके कोर को संकुचित कर देगा तो फिर इसे न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल देगा। नियर स्पेस क्या है? चीन ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाया है। नियर स्पेस किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर निकटवर्ती क्षेत्र होता है जिसका विस्तार समुद्र तल से 18 से 160 किलोमीटर के बीच हो सकता है। वर्तमान में नियर स्पेस नो मैंस लैंड है। इस क्षेत्र में सैन्य विमान उड़ान संभव नहीं है क्योंकि यह वायु बहुत अधिक विरल होती है और वहीं किस दूसरी मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के चलते यह उपग्रह स्थित उपस्थापित करना कठिन है। यही कारण है नियर स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र के बहुत कम विमान उड़ान भरते हैं। नियर स्पेस का महत्व तो इस क्षेत्र में स्थापित सुरक्षा तंत्र मानव रहित विमानों के विपरीत कई सप्ताह या कई महीनों तक काम कर सकते हैं। गौरतलब है इस क्षेत्र में संरचना संचालित मानव रहित विमान केवल 24 से 40 घंटे काम करते हैं। इस उपग्रह में को स्थापित करने की लागत कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला चैप्टर और वो है हमारा हेल्थ यानी स्वास्थ्य। देखते हैं स्वास्थ्य में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। सुर्खियों में क्यों रहा? एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने एक मानव रोगी में ब्रेन चिप यानी वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को सफलतापूर्वक स्थापित किया है एलन मस्क ने। और 2023 में अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एलन मस्क के न्यूरोलिंक को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य वर्तमान में FDA द्वारा स्वीकृत उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाले अगली पीढ़ी के मस्तिष्क को प्रत्यारोपण करना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट के बारे में देखें, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। परीक्षण की शुरुआती नतीजे न्यूरॉन स्पाइक को पता लगा है और जिससे काफ़ी सकारात्मक बातें पता चली हैं। स्पाइक वास्तव में मस्तिष्क और शरीर में कोई कार्य करने के लिए निर्देश देने भेजे गए जाने वाले विद्युत रासायनिक संकेतों को कहा जाता है। न्यूरोलिंक यह भी घोषणा करते हैं कि उस पहले उत्पाद को टेलीपैथ होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में यदि हम बात करें, यह एक प्रकार की संचार प्रणाली है। इसके तहत कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क के सीधे संकेत भेजकर अपनी इच्छा अनुसार बाह्य उपकरणों में किसी एप्लीकेशन को संचालित कर सकता है। इसके जरिए व्यक्ति के मस्तिष्क में सीधे संकेत भेजकर उसके आसपास के किसी भी चीज़ में बदल सकता है। उसे स्थानांतरित या नियंत्रित कर सकता है, उसके परस्पर संवाद स्थापित कर सकता है। दूसरे शब्दों में BCI के जरिए हम केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके किसी भी एप्लीकेशन या डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके 3 अंग हैं, भाग है। मस्तिष्क में आने वाले संकेतों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड के लिए एक डिवाइस में स्थापित करना, मस्तिष्क के संकेतों पर को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर, जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डिवाइस है। फीडबैक देना BCI के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह प्रणाली किसी उपग्रह उपयोगकर्ता को यह बताती है कि कंप्यूटर किस निर्णय या इच्छित कार्रवाई की व्याख्या करने में सक्षम है। BCIS आमतौर पर कार्य करने के तरीके के आधार पर यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल को विभाजित किया करता है। यूनि डायरेक्शनल BCI या तो मस्तिष्क के संकेत प्राप्त करते हैं या उन्हें मस्तिष्क तक भेजते हैं, जबकि बाई डायरेक्शनल BCILS दोनों कार्य करते हैं। BCI के मस्तिष्क गतिविधियों के संकेतों को मापने हेतु उपयोग की जाने वाली अलग अलग तकनीकें निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG के सिर पर एक छोटी धातु की डिस्क लगाकर मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों या संकेतों को मापा जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को विद्युतीय आवेगों की माध्यम से संचार करती हैं और उनका सोते समय भी सक्रिय रहती हैं। दूसरी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी fMRI, इसके तहत तंत्र संबंधी गतिविधियों को रक्त ऑक्सीजनीकरण के प्रभाव में बदलाव लाया जा सकता है। ब्रेन कंप्यूटर स्वास्थ्य की देखभाल, पार्किंसन रोग, मिर्गी रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज किया जा सकता है। दिव्यांग जनों की जीवन शैली को क्या किया जा सकता है, सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
ठीक है। दूसरी बात, सूचना प्रौद्योगिकी में बाहरी डिवाइस के प्रत्यक्ष और न्यूरो साइंस मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान किए जा सकते हैं। न्यूरो साइंस के बारे में बात करें, मस्तिष्क में लाखों कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स को तंत्रिका की कोशिकाएं भी कहा जाता है और इन्हें सूचनाएं, संकेतों, संदेशों का प्रवाह होता है। न्यूरॉन मस्तिष्क का अलग भागों तक साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, शरीर की संरचना, सूचना भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं। न्यूरॉन वस्तुतः तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन भी कहते हैं, और माध्यम से विद्युत और रासायनिक संकेतों की अन्य कोशिकाओं तक भेजते हैं और संकेतों में पेड़ की जड़ के समान दिखने वाले द्रुमका या डेंड्रॉइड के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। तंत्रिका संवेग या न्यूरॉन्स में दूसरे न्यूरॉन जंक्शन स्नेप्सेस कहा जाता है और इसके माध्यम प्रेषित किया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख और कान सूचना मस्तिष्क तक ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन शारीरिक मांसपेशियां, स्वैच्छिक से न्यूट्रॉन्स, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले न्यूरल मध्यवर्ती ये सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरल होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स के संकेत भाषा में भेजते हैं। ठीक है। घटनाक्रम, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग BEOSP, ब्रेन फिंगरप्रिंट्स, ब्रेन मैपिंग P30 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और पूछताछ का एक न्यूरो साइकोलॉजिकल तरीका है। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यक्ति के समक्ष शब्द और उक्ति के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे मस्तिष्क की तरंग रूपी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाए। BOSP टेस्ट में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रिकल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट अलग कैसे हैं? BEOS में पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए अलग हैं क्योंकि अभियुक्त में सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में अभियुक्त के शरीर क्रिया संकेतों का परीक्षण किया जाता है, जैसे रक्तचाप, स्पंदन, पल्स रेट, श्वसन और त्वचा की चालकता, स्किन कनेक्टिविटी जैसे संकेत शामिल हैं। बायो कंप्यूटर, शोधकर्ताओं ने एक ऐसा हाइब्रिड बायो कंप्यूटर बनाया है जो आवाज़ पहचानने जैसे कार्यों को भी कर सकता है। प्रयोगशाला में विकसित मानव मस्तिष्क ऊतक को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इनपुट आउटपुट उपकरणों को जोड़कर बायो कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस अनुसंधान का एक नया क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बायो कंप्यूटर्स का निर्माण करना है। ऑर्गन चिप्स, ऑर्गन ऑन चिप्स की ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें माइक्रोफ्लूइड चिप्स के अंदर विकसित कृत्रिम या प्रतिकृति लघु ऊतक होते हैं। ये जीवित मानव अंगों में जटिल संरचनाओं के कार्यों को दोहराव कर सकते हैं। मानव शरीर की क्रिया के विज्ञान की नकल करने में, चिप्स की कोशिका के सूक्ष्म परिवेश को नियंत्रित करने में, ऊतक विशिष्ट कार्यों को यथावत रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑर्गन चिप्स को प्राकृतिक शरीर क्रिया विज्ञान और मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले यांत्रिक बलों को सटीक रूप से पुनर्संरचना करने में डिजाइन किया गया है। चिप्स जीवित मानव कोशिकाओं के अनुरूप निर्मित होते हैं और छोटे फ्लूइड चैनल मानव शरीर की तरह ही रक्त या वायु प्रवाह को पुनः उत्पन्न करते हैं। इन विट्रो तकनीक शामिल है जिस तकनीक में शरीर में बाहर जैविक कोशिकाओं के ऊतक के साथ प्रयोग करने में सक्षम है। रोगाणु प्रतिरोधी क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। हाल ही में WHO ने इंस्टीवाइंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट 2023 की रिपोर्ट जारी की और इसमें रिपोर्ट ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के साथ साझेदारी को जारी किया। यह रिपोर्ट AMR की निगरानी और प्रबंधन करने वाले G7 देशों में है। ग्लोबल AMR R&D हब के बारे में कुछ देशों जैसे गैर सरकारी दानकर्ता संगठनों, अंतर सरकारी संगठनों के बीच एक साझेदारी है। 2018 में शुरू की गई वन हेल्थ अप्रोच के उपयोग करके वैश्विक स्तर पर AMR संबंधित R&D करने वाली चुनौतियों का समाधान करने में इस उद्देश्य में शुरू किया गया है। साथ ही AMR संबंधित R&D के प्रयासों को समन्वय और सहयोग के सुधार भी इसमें अध्ययन है। वन हेल्थ एक एकीकृत अप्रोच है जिसका मानव और पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणालियों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाता है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में, यह जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी के समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं जिन पर रोगाणु रोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? AMR बोलते हैं। रोगाणु रोधी दवाएं भिन्न सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकने का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं होती हैं। रोगाणु दवाओं में एक एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया के इलाज के लिए एंटीवायरल, वायरस के लिए एंटी फंगल, फंगस के लिए एंटी पैरासिट्स दिया जाता है। AMR के चलते संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और इसकी स्थिति के कारण संक्रमण फैलता जाता है। ठीक है।
WHO AMR को नियंत्रित करने के WHO ने रोगाणु प्रतिरोधी विश्व की योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य प्रभावी और सुरक्षित दवाओं की सहायता से संक्रामक रोगों को सफल और रोकथाम लिहाज किया जाए, अवेयर किया जाए। एक्सेस वॉच फॉर रिजर्व टूल WHO ने आवश्यक दवाओं की सूची का निर्माण हेतु विकसित किया और इसके एंटीबायोटिक प्रति बढ़ती प्रतिरोध तक रोकने के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने में काम किया। WHO द्वारा वैश्विक रोगाणु प्रतिरोध और उपयोगी निगरानी प्रणाली बनाई। इसके उद्देश्य AMR की निगरानी को बढ़ावा देना और AMR को नियंत्रित करने रणनीतियां बनाना है। 2015 में शुरू किया गया था। सिक्योर, यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की पहुंच और विस्तार करना पहला समर्थित तंत्र है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, इस एजेंडे को खाद्य कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य संगठन WAOAHOIE स्थापित किया गया है। भारत द्वारा उठाए गए कदम रोगाणु रोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 में शुरू किए गए इस एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं। इससे राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग समन्वय स्थापित करना शामिल है। AMR पर दिल्ली घोषणा पत्र एक अंतर मंत्रालयी सहमति के आधार पर तैयार किया गया और इससे संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों में AMR को नियंत्रण पर अपना पूरा समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इस पहल को AMR के संदर्भ में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। AMR गुणवत्तापूर्ण डेटा तैयार करने के लिए राज्य मेडिकल कॉलेजों, प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय नेटवर्क को स्थापित किया जाता है। अस्पतालों, बोर्डों में एंटीबायोटिक दवाओं को दुरुपयोग और अति उपयोग करके नियंत्रित करने में एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। एंटीबायोटिक्स प्रोग्राम अंकुश लगाने की 2016 में रेड लाइन योजना शुरू की गई थी और H1 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे संबंधित अवधारणाएं बायोफिल्म, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया प्रतिरोधी पतली परत होती है, अलग अलग सतहों जैसे कैथेरिट पानी की पाइप बनती है, इन्हें कवर कर लेती हैं। बायोफिल्म एंटीबायोटिक प्रतिरोध को गुण प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में लगभग किसी भी सतह पर बना सकते हैं और धातु, प्लास्टिक, गृह मेडिकल प्रत्यारोपण, रसोई, काउंटर भोजन, खाद्य संस्करण, कॉन्टैक्ट लेंस, मानव पशु ऊतक आदि शामिल हैं। गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में यदि बात करें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय संचारी रोग रोकथाम कार्यक्रम हेतु एक रणनीतिक परिचालन दिशा निर्देश जारी किया है और इन दिशा निर्देश का उद्देश्य भारत में NCDS प्रबंधन करना है। क्रम के दौरान की गई अन्य पहलें 75/25 पहल शुरू की गई। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता से उच्च रक्तचाप, मधुमेह 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल की सुविधा दी जाए। सशक्त पोर्टल में 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभालों NCDS के मानव उपचारों के लिए देखभाल किया जाए। दिशा निर्देश का उपयोग राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय और स्ट्रोक के माध्यम रोकथाम को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दायरे के विस्तार करके इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया है: क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पॉलीमर डिसीज और अस्थमा, गैर मादक वायुसा युक्त यकृत रोग और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। गैर संचारी रोग NCDS के एक स्थायी रोग के रूप में भी जाना जाता है और रोग लंबे समय तक बने रहते हैं और इन कारकों के चलते उत्पन्न होते हैं, जैसे आनुवंशिक, शारीरिक, परिवेश और व्यवहार संबंधी। हृदय संबंधी रोग, हृदयघात और स्ट्रोक, कैंसर, चिरकालिक श्वसन रोग, इसमें उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि भी शामिल हैं। 2016 में भारत में 61.8% मौतें NCDS के कारण ही हुई थीं। NCDS को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम नियंत्रण राष्ट्रीय कार्य योजना निगरानी की गई है। वैश्विक स्तर पर आकस्मिक मौतों की संख्या 2025 तक 25% कमी लाना है। शारीरिक गतिविधियों में सुधार के लिए युवा मामले फिट इंडिया अभियान भी चलाया है। ट्यूबरकुलोसिस, WHO ने ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस 2023 रिपोर्ट जारी की। टीबी के माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, आमतौर पर फेफड़ों में पल्मोनरी टीबी को प्रभावित होती है। टीबी रोग शरीर के उस हिस्से भी प्रभावित करती है जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के प्रकारों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, स्केलेटल टीबी, लीवर टीबी आदि शामिल हैं। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवा आइसोसिनाइड, रिम्फेसिन और एथम्ब्यूटोल और पाइरेनिजामाइड आदि शामिल हैं। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त एकमात्र टीका बेसिलक्लेमेट ग्यूरेन है। यह दवा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के इलाज के लिए तो कारगर है, लेकिन पल्मोनरी टीबी के लिए नहीं। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम: टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-25 शुरू की गई है और इसका उद्देश्य 2025 तक देश में टीबी का उन्मूलन करना है। टीबी पंचायत मुक्त अभियान शुरुआत की गई है। निक्षय पोषण
योजना शुरू की गई और इसका उद्देश्य टीबी के मरीजों के इलाज को पूरी अवधि के तहत पोषण की सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसे निश्चय मित्र योजना के रूप में भी जाना जाता है और इसका लक्ष्य 2025 तक खत्म करना है। इसके तहत निश्चय मित्र उपचार करा रहे टीबी के सभी रोगियों के अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। फाइंड टीबी ट्रायल हैशटैग एंड टीबी, WHO ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ग्लोबल फंड की संयुक्त पहल की शुरुआत की है और मास्को घोषणा पत्र 2017 में 2030 तक टीबी को समाप्त करने के लिए काम किया है। BPAL 6 महीने की पूरी तरह मुक्त ग्रहण करने योग्य 3 दवाओं की खुराक का उपयोग करके टीबी की दवा क्षमता ग्रसित रोगियों का इलाज किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रीटोमेट के साथ साथ इलाज एंटीबायोटिक भी शामिल किए गए हैं। सिकल सेल डिसीज क्या है? स्किल सेल डिसीज़ जरा देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सुशासन USDA के स्किल सेल डिसीज़ के बारे में बात की। कैसे कि ब्लिफोजन स्किल सेल डिसीज़ के बारे में कोशिका आधारित पहली जैन थेरेपी है। 12 वर्ष से और उससे अधिक उम्र में स्किल सेल डिसीज़ रोगियों के इलाज की मंजूरी दी। भारत में भी स्किल सेल डिसीज़ से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। स्किल सेल रोग हीमोग्लोबिन से जुड़े अनुवांशिक विकारों का एक समूह है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करता है। इस रोग से लाल रक्त कणिकाएं आकार में परिवर्तन हो जाता है और कोशिकाओं के साधारण डोनेट के आकार में परिवर्तित कर अर्धचंद्राकार दरंती स्किल्स का कारण बनती हैं। आकार में परिवर्तन के कारण कोशिकाओं में लोचकता कम हो जाती है और इससे लघु रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध होने के कारण खतरा बढ़ जाता है। इससे स्ट्रोक, आंखों की बीमारी, संक्रमण और पेन क्राइसिस कहा जाता है। लक्षण पीलिया, यकृत और प्लीहा का वर्णन होता है। भारत में जनजातीय आबादी बीमारी अधिक आम है। जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया की बीमारी स्थानिक एंटी एंडेमिक रहे हैं। इस बीमारी की वजह से क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से मौतें हुई हैं। स्किल सेल डिसीज़ का खतरा भी अधिक बढ़ गया है। आगे वर्तमान में स्किल सेल एकमात्र इलाज स्टेम सेल या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण है। राष्ट्रीय स्किल एनीमिया मिशन को शुरू के बारे में इसका उद्देश्य 2047 तक स्किल मिशन को खत्म करना है। रणनीति स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, रोकथाम और समग्र प्रबंधन। लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 0 से 18 वर्ष की आयु की पूरी तरह आबादी को कवर किया जाए और इसके बाद क्रमिक रूप से 40 वर्ष तक की पूरी आबादी शामिल की जाए। स्किल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई अन्य पहल है हीमोग्लोबिन बीनोपैथी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिशा निर्देश। हीमोग्लोबिन पैथी, हीमोग्लोबिन की सभी अनुवांशिक बीमारियों को शामिल किया गया है। हीमोग्लोबिन एक नए अध्ययन के अनुसार कॉन्ड्रोसाइट्स भी हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन बॉडी हेडी का निर्माण होता है। अभी तक यह समझा जाता है हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कणिकाओं के होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में आयरन युक्त प्रोटीन है। जीवों में रक्त का पाया जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कशोरकी RBC से उपयोग करते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में मछलियों को छोड़कर सभी कशोरकी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में मछलियाँ ऑक्सीजनेशन पूरी तरह रक्त में घुलित ऑक्सीजन के प्रसार के कारण होती हैं। ऑक्सीजन युक्त अवस्था ऑक्सी हीमोग्लोबिन चटक लाल हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बैंगनी या नीला हो जाता है। ठीक है। दुर्लभ रोग, रेयर डिसीज। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 4 दुर्लभ रोगों को जेनेरिक दवाएं जारी की। कौन से हैं ये 4 हैं? टायरोनोसिया टाइप 1, गोचर, विल्सन और ड्रीवेट नॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम। WHO के दौरान दुर्लभ रोग वे रोग हैं जिनके प्रति 1000 की जनसंख्या में 1 या 1 से कम मामले प्राप्त हों। ठीक है। इसमें लगभग 80% रोग अनुवांशिक रूप से होते हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 बनाई गई है और प्रावधान शामिल किए गए हैं। समूह 1, समूह 2 और समूह 3 में बांटे गए हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं के बारे में यदि हम बात करें, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने उन 5 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। फिक्स डोज और कॉम्बिनेशन क्या है? जिनका उपयोग रोग की निश्चित लक्षण के इलाज में किया जाता है। किसी दवा के टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल, जैविक और कठिन सक्रिय औषध में होती हैं। यदि कोई कॉम्बिनेशन पहली बार बनाया गया है तो नई दवा की परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है। नई दवाओं को लाइसेंस दिए जाने के भारतीय औषधि महानियंत्रक की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। DCGI यानी भारतीय नियंत्रक का प्रमुख परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है और दवाएं कारगर सिद्ध होती हैं, लागत भी कम होती है। डोज फार्माकोडायनामिक दवाओं को मिसचेम कहा जाता है। सेल्फ लाइफ कम हो जाती है और रोगाणु प्रतिरोधक घट जाती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण 23 दवाओं में खुदरा कीमतें होती हैं। औषधि भारत दवा नियंत्रण स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मूल्य नियंत्रण आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 तैयार की जाती है। जेनेरिक ड्रग्स दवाएं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय सभी डॉक्टर्स केवल जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए अलर्ट जारी किया गया है
और जेनेरिक दवा वस्तुतः ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं और ब्रांडेड दवा के समान ही कार्य करती हैं, उसी के समान चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करती हैं। ये दवाएं खुराक सुरक्षा प्रभाव तरीके में गुणवत्ता विशेषताओं में इच्छित उपयोग करके होती हैं। इसे किसी ब्रांडेड दवा के पेटेंट समाप्त करने के 20 वर्ष बाद होने के बाद इन्हें जेनेरिक दवा बनाया जा सकता है। हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम 70 के तहत अनिवार्य लाइसेंस प्रावधान किया गया है और इस दौरान सहमति बिना भी दवा का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है जेनेरिक दवाओं की विनिमय। भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार नैतिक विनिमय 2002 के तहत निर्धारित प्रत्येक डॉक्टर जेनेरिक दवा नाम वाली दवा के रूप में यथासंभव बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। साथ ही डॉक्टर यह भी सुनिश्चित करेगा कि दवाओं को प्रिस्क्रिप्शन या उपयोग तर्क संगत हो। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 या स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन इथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन EMRD के शक्ति देता है और वे डॉक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन। इस नियमों में संशोधन के जरिए समान नाम वाले एकल सक्रिय संगठक युक्त दवा के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। भारतीय औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड, यह बोर्ड फार्मेसी दवा की दुकानों को मरीजों को जेनेरिक दवाएं बेचने की अनुमति प्रदान करता है, भले ही चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की दवा को ब्रांडेड संस्करण जिक्र किया गया हो। DTAB स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्णय लेने में सर्वोच्च क्षमता है। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरक मंत्रालय 2008 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, स्वास्थ्य परिवार कल्याण द्वारा स्वास्थ्य मिशन, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय द्वारा PLI योजना। बायोसिमिलर क्या है? फार्मा कंपनी बायोसिमिलर टेम्ब्रोजिट कैंसर की दवा विपणन के लिए ठोस को अनुदान प्रदान करता है। बायोसिमिलर एक ऐसी दवा है जो संरचना प्रभाव और जैविक दवा जैसी होती है। जैविक दवा किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बनाई जाती है। प्रक्रिया अत्यधिक विशेषीकृत है। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 ऑफ मॉड्यूल 2 में शामिल किया। मॉड्यूल 2 में ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा वाले चैप्टर हैं, यूनानी हैं, 500 से अधिक कोड शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है रोगों के उर्वरक वर्गीकरण। ICD मानव रोगों के लिए जाना। अंतर्राष्ट्रीय 11 मॉड्यूल 11 चीन में विकसित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एवं उन निदान श्रेणियों की सूची बनाई गई है। पारंपरिक चिकित्सा और पद्धतियों को वैश्विक बीमा पद्धतियों के बारे में ज्ञान कौशल पद्धतियों के योग जो अलग संस्कृतियों। नेशनल आयुष मोरिवेटिव स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल में आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों को बनाए। आयुष मंत्रालय ईंधन गुजरात घोषणा पत्र। WHO ने पारंपरिक शिखर 2023 में आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किया है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? भारतीय खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा मानक को प्रावधान 2000 में प्रावधान किया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम सूचित किया है। फोर्टिफाइड चावल दोनों निर्माण किया जाएगा और इसके लिए विटामिन 9 फैलिक एसिड विटामिन 12 साइनोकार्बिन शामिल है। खाद्य पदार्थों या मसालों में अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में कृत्रिम रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इस खाद्य सुरक्षा का मानक खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन 2018 के तहत विनियमित किया गया है। राइस फोर्टिफिकेशन के तात्पर्य सामान्य चावल कस्टम मिल्ड राइस 1:100 अनुपात FRK मिलाने से FRK FSSI निर्धारित करने में सूक्ष्म तत्वों जैसे आयरन। चावल का फोर्टिफिकेशन कोटिंग एक्सट्रूजन और डिस्टिंग्स तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में फोर्टिफिकेशन एक्सटेंशन तकनीक का उपयोग किया जाता है और इस तकनीक को मिल्ड डाइस वर्णित किया जाता है तथा उन्हें विटामिन और खनिजों में पूर्ण है। लाभ क्या है? कुपोषण से निपटने के लिए और घेंगा के लिए। ठीक है, फोर्टिफिकेशन चावल को बढ़ावा देने की शुरुआत की गई। पहले सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना 2.0 PDS सिस्टम 45 FSA+F लोगो जारी किया गया है। बायो फोर्टिफिकेशन खाद्य फसलों के पोषक तत्वों की ब्रांडिंग कृषि विज्ञान पद्धतियाँ पारंपरिक ब्रांडिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड पदार्थ हैं। ट्रांसफैट क्या है? देश में WHO में ट्रांसफैट एलिमिनेशन वैलिडेट प्रोग्राम शुरू किया है। वनस्पति तेलों में उत्पादित असंतृप्त आमतौर पर मर्जरीन कृत्रिम मक्खन और व्यावसायिक रूप से बेक केक में तले हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया है। ट्रांसफैट दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांसफैट, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट। ट्रांसफैट लोगों को गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण और हृदय धमनियों के रोग की संभावना बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ता है। संबंधित विकास क्रम की सुर्खियां। प्रोटीन बाइंडर्स FSSI ने स्पष्ट किया डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स के किसी भी अन्य एंटीबिट्स मिलाने की अनुमति नहीं है। प्रोटीन बाइंडेड जैविक अनुसंधान अभिकर्मक हैं। नए खाद्य उत्पादों में विस्तृत श्रृंखला का निर्माण के लिए विशेष लक्षित प्रोटीन को आबद्ध हो जाता है। प्रोटीन बाइंडिंग प्रदर्शन को बढ़ा या घटा देती है। संतृप्त वसा स्टेचुरेट फैट, यह मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में नॉन शुगर स्वीटनर्स। WHO में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान
अनुसंधान एजेंसी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर्स एस्पार्टम संभवतः मनुष्य के लिए कैंसरकारी तत्व के स्वीकृत हैं। नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में, इसमें बहुत कम शून्य कैलोरी होती हैं। हालांकि अधिक कैलोरी वाली सामान्य चीनी और फलों के रस में साधारण की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा होती है। कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स कृत्रिम स्वीटनर्स के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। उपयोग फ्लेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। कृत्रिम स्वीटनर रसायनों में प्राकृतिक अर्क भी तैयार किया जाता है। कई प्रकार के पदार्थों में फ्रोज़न डेजर्ट योगर्ट आदि भी किया जाता है। एलसीएस खाद्य पदार्थों में एस्पार्टेम डाइपेटाइड और ये मुख्यतः 2 अमीनो एसिड से बना होता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बंधन बनता है और मनुष्य मिठास का अनुभव होता है। एसएस फ्लेम निर्माण एसीटो एसिटिक एसिड से किया जाता है। नियोटेम एस्पार्टम तैयार किया जाता है। सुक्रोलोज सैक्रिन सर्बिटोल सैक्रिन जो होता है सुक्रोज से 300 गुना मीठा होता है। सुक्रोलोज 0 कैलोरी वाला कृत्रिम स्वीटनर है। इसका निर्माण चीनी के बहुचरणीय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सर्बिटोल एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है जिसका उपयोग कई ओरल मेडिसिन लिक्विड मिठास के लिए करते हैं। मोंक फ्रूट दक्षिणी चीन के स्थानीय पादप पर 100 से 250 गुना अधिक मीठा होता है। स्क्वीन डाइग्लाइसो दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में 200 से 400 गुना। थेमेटिन कि अगर हम बात करें तो आइसक्रीम बेकरी आइटम्स आलू आधारित किसी भी पैक्स स्नैक्स में नाश्ते के लिए किए जाने वाले अनाज के लिए। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन मिलेटिस वैश्विक मानकों के लिए भारत में मस्ताब मंजूर की गई है और सांवा कोदो मिलेट चना चीना और शामिल हैं। समूह के मानक खाद्य पदार्थों में सुरक्षा प्राधिकरण 15 मिलेटिस शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कम्युनिटी साइंसेस साइंटिफिक हवस कोची में आयोजित किया गया था। 5 मसाले इलायची हल्दी जूनियर बेरी एल्पाइस शामिल हैं। कोडेक्स एलिमेंट्री CAC है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारक निकाय है। इसकी WHO की खाद्य कृषि संगठन के रूप में किया गया है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। भारत सहित 189 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा करना और निर्माण खाद्य पदार्थों को निश्चित व्यवहार सुनिश्चित करना है। कोडेक्स एलिमेंट्री द्वारा मानकों की दिशा कोडेक्स प्रस्तावित संग्रह फूड कोड भी कहा जाता है। कोडेक्स मानक स्वैच्छिक है और WTO में सैनिटरी फाइटोसैनिटरी उपाय SPS समझौता कोडेक्स के मानकों में आते हैं। अंग और ऊतक प्रत्यारोपण राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण कैश फॉर किडनी रैकेट लॉन्च का आदेश दिया है। नूटो अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कार्यों में नेटवर्किंग प्रदान करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्य प्रत्यारोपण के लिए एक शल्य प्रक्रिया के तहत किसी अंग ऊतक या कोशिकाओं के समूह को दानकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके साथ ही एक ही व्यक्ति के शरीर में के स्थान पर हटाकर किसी दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करना भी शामिल है। अंग प्रत्यारोपण सामान्यतः किडनी लीवर हृदय फेफड़ों अग्नाशय आंत आदि अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है। ऊतक प्रत्यारोपण कार्निया आंख त्वचा हड्डी हृदय और बॉल्व रक्तवाहिकाएं आदि प्रत्यारोपण किया जाता है। एक ही व्यक्ति के रूप में एक ही स्थान पर दूसरे स्थान के ऊतकों को प्रत्यारोपण को ऑटोग्राफ कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्किन ग्राफ्ट ग्रहणशीलता या दानकर्ता प्राप्तकर्ता परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से स्थिर निर्धारित होती हैं। कानूनी फ्रेमवर्क अंग प्रत्यारोपण कानूनी मान्यता निदान करना मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत विनियमित किया जाता है जिसमें जीवित और ब्रेन स्टेम डेड दानकर्ताओं के अंगदान की अनुमति है। 2011 में संशोधित अधिनियम मानव अंगों में ऊतकों के प्रत्यारोपण राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण इस योजना के लिए 21-22 में 25-26 की अवधि के लिए बढ़ावा दिया जाए। अंग ऊतक के दौरान दान करने और प्रत्यारोपण करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार किया जाता है। इसका रखरखाव करता है। इस साल शुरुआत में सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण निर्देश जारी किया और मुख्य दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृतदाताओं को अंग प्राप्त करने की अनुमति। अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करवाने की अधिवास पात्रता को हटा दिया जाए। जेनेट्रो ट्रांसप्लांटेशन किसी भी पशु या जीवित कोशिकाओं के ऊतकों या अंगों में मानव ट्रांसप्लांट इम्प्लैक्ट इन्फ्यूरेशन किया जाता है। शामिल जीवित कोशिकाएँ ऊतक अंग शारीरिक तरल आदि किए जाते हैं। ई सिगरेट्स क्या हैं? WHO ने बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई सिगरेट का सेवन करने से रोकने की तत्काल कदम उठाने की बात की है।
ये सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध उत्पादन बिक्री वितरण भंडारण पर अधिनियम पद 19 में पारित किया था। ई सिगरेट उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात परिवहन बिक्री वितरण भंडारण विज्ञापन पर रोक लगा दी। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ई सिगरेट को परिभाषित किया गया है। एक उपकरण होता है जिसका तरल पदार्थ में गर्म होकर एरोसोल उत्पन्न होता है। एरोसोल का उपयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करते हैं और ई पदार्थ द्वारा निकोटिन युक्त निकोटिन रहित हो सकता है। इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटिन डिलीवरी सिस्टम हीट नॉट बर्न ही हुक्का आदि शामिल होते हैं। हालांकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1944 के तहत इसका लाइसेंस की कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया है। हालांकि कभी कभी मोड्स व पेन वेब्स टैग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उभरते खतरों के लिए लचीलापन और पहल प्रिपेयर्डनेस ऑफ रेजिलेंस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव विश्व PRT रोग महामारी सुधार करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत माना जाता है समान प्रणालियों क्षमताओं ज्ञान उपकरणों के लाभ को उठाया जा सकता है। महामारियों चरण श्वसन वेक्टर जनित होता है। PRET पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के तत्वाधान में संचालित है। IHR 2005 में स्थापित किया गया है। ठीक है, दुनिया भर में संभावित लोग स्थितियों का पता लगाने रिपोर्ट की क्षमता स्पेस 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पहल है। दृष्टिबाधिता दृष्टिहीनता जुड़ी समस्याओं को दूर करने में केंद्रित है। उद्देश्य चश्मा लगाने वाले लोगों की संख्या की रिपोर्टिंग करना। द बिग कैचअप WHO यूनिसेफ वैक्सीन अलायंस गवी बिल गेट्स 2030 में स्वास्थ्य भागीदारों में द बिग कैचअप क्रियान्वयन कोविड-19 महामारी के बाल टीकाकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन लॉन्च किया गया वैश्विक नेटवर्क 19 जैसे संक्रमण रोगों खतरे से तेजी से पता लगाने में मदद करेगा। इसके साथ ही उनके प्रसार को रोकने में IPSN देशों के क्षेत्रों को जोड़ने में सैंपल एकत्रित करने में विश्लेषण करने हेतु प्रणालीगत सुधार के लिए एक मंच प्रदान। अंतर्राष्ट्रीय चिंता लोक स्वास्थ्य आपातकाल WHO की घोषणा कोविड-19 में PHEIC नहीं रहा है। WHO की यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के आपातकालीन समिति 15वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। PCS ऐसी अवधारणा घटना है जो रोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम करती है। ठीक है, सुर्खियों में रहे रोग कौन कौन से हैं? वायरल रोग चिकनगुनिया। US फूड एंड एस्टिमेशन चिकनगुनिया के खिलाफ विश्व की पहली वैक्सीन इक्सिस मंजूरी दी है। चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाला मच्छर जनित रोग है। एडीज मच्छर स्टेगोमिया इजिप्टी और एडीज स्टेगोमिया एबोलेपिक्स करते हैं। मुख्यतः दिन के समय काटते हैं। संक्रमण गर्भवती जिनमें बच्चे में भी फैल सकता है। नवजात शिशुओं के लिए घातक होता है। भारत में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग कार्यक्रम है। जीका वायरस हाल ही में मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, ज़्यादातर दिन में काटते हैं। डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर फैलाते हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2 यूनाइटेड किंगडम में स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1 मनुष्यों में पहली पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, लक्षण इसके लक्षण आम फ्लू जैसे समान होते हैं, बुखार और खांसी। गांठदार त्वचा रोग मेघालय में 100 से अधिक गायों में मृत्यु हो गई है इसी चक्कर में। ठीक है, LSD यह है लिम्फी संक्रामक वायरल रोग मुख्यतः मवेशियों में प्रभावित होता है। बुखार त्वचा में गांठें आदि जैसे लक्षण आते हैं। दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है। इन रोगों में अफ्रीका में व्याप्त, वर्तमान मध्य पूर्व एशिया में है, क्षणिकृत हैं। हेपेटाइटिस WHO ने अनुसार मिस्र हेपेटाइटिस C के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टीयर की दर्जा दिया जाने वाला पहला देश बन गया है। एक संक्रमण रोग है, लीवर प्रभावित होता है। चिकित्सा उपकरणों विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेपेटाइटिस B वायरस हेपेटाइटिस बी HIV वायरस की तरह फैलता है। हेपेटाइटिस B और C वायरस संक्रमण लोग HIV की लोगों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। B और C वायरस संक्रमण बहुत तेज़ी से कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और हेपेटाइटिस C का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जा सकता है। A और B के प्रभावी टीके उपलब्ध हैं। निपाह वायरस क्या है? केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया और जेनेटिक पशुजन्य वायरस अर्थात जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। दूषित भोजन सेवन करने से टेरोफाइडो कुल फालाहारी चमगादड़ से। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है? HN2 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चीन H9N2 में कथित संक्रामक प्रकोप बारिशी से नज़र। A वायरस के उपचार ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी कारण है। H1N1 इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, जंगली पक्षियों में होता है। संक्रमित जीवत मृत कुक्कुट पशु रोग संस्थान द्वारा। सुर्खियों में रहे अन्य रोग अगर हम देखें तो अधिसूचित रोग नोटिफाइड सरकारी अधिकारियों के कानूनों के रूप से रोग के बारे में उचित
करना आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 1969 के अंतर्गत उसे रोग की सूचना की आवश्यकता होती है और WHO को अधिक वैश्विक निगरानी करने में सलाहकार भूमिका निभाने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने हैजा, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, पर्टुसिस, काली खांसी रोग घोषित किया है। किसी भी रोग को अधिसूचित करने में क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का है। हाथी पांव लसिका फाइलेरिया, इसमें क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मास्ट रोग्स MDA के पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया। LFA उष्णकटिबंधीय रोग है, हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। फाइलेरियोडेट कुल नेमोटेड गोलकृमि नामक जीवी के कारण होता है, मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में जाता है। नेक्स्ट है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, NTD में वर्गीकृत मुंह और चेहरे पर गंभीर गैंग्रीन जैसे रोग होते हैं। मुख्यतः कुपोषण में 2 से 6 आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। खराब ओरल हेल्थ वाले अफ्रीकी महाद्वीप में मिलते हैं। अलग अलग रोगजनकों के कारण वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद और कवक के विषाक्त पदार्थों का सेवन शामिल डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, लिस्मेनियासिस, कुष्ठ और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस हैं। भारत में गिनी वर्म, टिकोमा, प्याज, व्योज और NDT सफलतापूर्वक हैं। निपटने के लिए वैश्विक लंदन घोषणा पत्र और किगाली घोषणा पत्र मुख्य अवधारणाएं। अध्ययन के अनुसार लोग एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टीरिया मारने वाले वायरस फेज थेरेपी स्वीकार कर रहे हैं। बैक्टीरिया संक्रमण का इलाज करने के लिए फेज का उपयोग करना शामिल है। बैक्टीरिया फेज ऐसे वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्हीं कोशिकाओं के अनुरूप बनते हैं। फेज थेरेपी का महत्व, मानव कोशिकाओं को नुकसान होने की संभावना नहीं है। इस कारण बैक्टीरियल कोशिकाओं के मौजूदा महत्वपूर्ण अंतर ये स्वाभाविक रूप से गैर विषाक्त है। मैक्रोफेज कैंसर सेल अध्ययन के अनुसार फेफड़ों में पाए जाने वाले वृद्ध हो रहे मैक्रोफेज से ट्यूमर का विकास को बढ़ावा मिलता है। वृद्ध होती कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं, ये आमतौर पर शरीर से समाप्त भी नहीं होती हैं और शरीर में बनी रहती हैं। मैक्रोफेज एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। न्यूरियल मेडिसिन, रूस में न्यूरियल मेडिसिन ब्रिक्स देशों के सहयोग से चिकित्सा पद्धति है। और रेडियो एक्टिव ट्रेसर जोखिम, अधिक समय तक आयनीकृत विकिरण के आगे कैंसर होने के खतरा बढ़ जाता है। रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग इमेजिंग टेजेट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, ट्रेसर ऐसे क्षण छोड़ते हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है मानव शरीर में। कोबाल्ट 60 का उपयोग क्या है, हेला कोशिकाएँ 1953 में सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिकाएं हैं। कभी भी जीर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचती हैं और उत्परिवर्तन के कारण इन कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। महत्व क्या है, विकिरण के प्रभाव का परीक्षण करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण में, जीन मैपिंग, मानव जनित रोगों के अध्ययन में और कोशिका संवर्धन में। सर्ववेग वैक्सीन, लिसेंट ऑन्कोलॉजी प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सर्ववेग वैक्सीन मार्क डी गॉर्डोसिल वैक्सीन के बराबर प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न होती है। भारत में पहली बार स्वदेशी कॉन्ट्रीवलेंट ह्यूमन पॉपुलोम वायरस वैक्सीन HPV वैक्सीन बनाई गई है। इसे सर्वाइकल कैंसर HPV 6, 11, 16 और 18 से रक्षा करता है। 9 से 26 वर्ष के सभी व्यक्ति दोनों जेंडरों में दिया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है इनवर्स वैक्सीन। शोधकर्ताओं ने स्वतः प्रतिरक्षी ऑटो इम्यून बीमारियों की रोकथाम के लिए इनवर्स वैक्सीन बनाई है। इनवर्स वैक्सीन कार्यप्रणाली लीवर में एक विशेष गुण के कारण उत्पन्न होती है और यह वैक्सीन 2 चीज़ों में एकीकृत, एक एंटीजन बनाती है और दूसरे पुरानी कोशिकाओं के हिस्से जैसी दिखाई देती है। लीवर पुरानी कोशिकाओं के हिस्सों की मित्र यानी अनुकूल पहचान करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है और यह शरीर में स्वयं एंटीजन्स पर हमला नहीं करता है। पारंपरिक वैक्सीन मृत या अक्षम हुआ रोगजनक होता है। मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी क्या है, केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम एंटीबॉडी है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की नकल करती है। इनका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया से मानव युक्त रक्त से विशेष प्रकार की एंटीबॉडी को प्राप्त किया जाता है जिसे उनका क्लोन बनाया जा सके। केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होते हैं, केवल एक एंटीजन से ही आबद्ध होते हैं। एक दूसरी मूल कोशिकाओं में सजातीय हाइब्रिड कोशिकाएं बी कोशिकाओं द्वारा शामिल किया जाता है। दूसरे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी मिश्रित एंटीबॉडी होते हैं जो अलग अलग बी कोशिकाओं वंशक्रम में स्रावित होते हैं और इनका उपयोग कैंसर, एबोला, HIV उपचार में किया जाता है। हाइब्रोड्रोम ट्रोकोम में उत्पादित में सबसे आम तरीका है
ऑप्टिकल ट्रिवर्स क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑप्टिकल ट्रिवर्स का उपयोग करके लेपोनाइट संरचनात्मक विवरण का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। और एपोनाइट कृत्रिम रेसे हैं, मृत्तिका है। RRI यानी रमन रोटोमिक जो आपका इंस्टीट्यूट है, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जो जिससे स्वायत्त संस्था टीवीजर्स, जैसे ऑप्टिकल टीवीजर्स एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण के समान माइक्रोचिप ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। परमाणुओं में नैनोकणों की बूंदों के होल्ड और मूव करने में अत्यधिक फोकस्ड लेजर बीम का उपयोग करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सपोर्ट से हवा या निर्वात में रखा जाता है तो इसे लेप्टिगेशन कहा जाता है। 2018 में ऑप्टिकल ट्वीजर्स को शोध कार्य करने में एस्कन भौतिकी के लिए रोमन पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के बारे में देखा है। अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और वो चैप्टर है आपका वैकल्पिक एनर्जी, यानी क्या है वो, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। तो ये चैप्टर हम कल देखेंगे। और आप हमारे चैनल के माध्यम से 365 के सभी नोट्स प्राप्त कर रहे हैं, और इसका आप नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ पेपर भी अपलोड किए गए हैं, दृष्टि IAS संस्थान के, ध्येय IAS संस्थान के और विजन के भी। तो आप उसे सॉल्व करें और देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए सक्षम, सशक्त और तैयार रहें। गुड लक, शुभ रात्रि।